Hi students, welcome to the part 2 of revision of PGBP head। तो आपने पिछली लेक्चर में देखा होगा, मैंने कहा कि ज़्यादा बेहतर रहता है इस हेड को अगर हम 3 कैटेगरी में ले लें। पहली वाली 100% तय है, डेप्रिसिएशन तक का हिस्सा था, लेकिन आपने देखा डेप्रिसिएशन का काफ़ी कुछ कलर वो 35 में भी जा रहा था, साइंटिफिक रिसर्च हो या आपके एडी में स्पेसिफाइड 14 बिजनेसेस हो। तो हमने पिछले पार्ट में अगर आप रिकॉल करें तो 35 तक हम लोगों ने पढ़ा था पहला हिस्सा। तो आज हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं और स्वाभाविक है हमारी डिडक्शंस ही चल रही हैं, इवन 35 ही चल रहा है, लेकिन उसमें आज हम करने जा रहे हैं 35 का डी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसे आप सारे जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे। सो इसलिए अगर जो मतलब हमें देखना है खर्चा कब हुआ है, अगर वो हुआ बिफोर सीओबी कल भी हम बात कर रहे थे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले का, बल्कि प्रीलिमिनरी में हम बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद के भी खर्चे ले रहे हैं। लेकिन कब ले रहे हैं? आफ्टर वाला तब ले रहे हैं अगर हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई नया प्लांट अंडरटेकिंग लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं कोई न्यू यूनिट, राइट। तो कहता चाहे खर्चे पहले के हों या एक्सटेंशन से संबंधित बाद के हों। अब अगला प्रश्न ये आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। शॉर्ट में आप समझ जाइए, एब्रिविएशन जो मेरे नोट्स में होती है वो हेडिंग से ही होती है कि प्रीलिमिनरी में क्या क्या आएगा। तो भाई इसके अंदर आएगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। क्या होता है, जब भी कोई नया धंधा आपने चालू करना है तो आप देखते हैं क्या ये फिजिबल है भी या नहीं, राइट। नंबर 2, मार्केट सर्वे आप करवाते हैं। कोई जो भी अगर कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, नेचुरल है, नई कंपनी खोलनी है तो लीगल चार्जेस भी होंगे ही वो, और उससे संबंधित आपको मेमोरेंडम आर्टिकल बनाने का खर्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और नेचुरल है कुछ नया यूनिट लगा रहे हो, ये वो पैसा तो चाहिए। तो मे भी आप क्या लेके आ रहे हो, पब्लिक इश्यू, शेयर का या डिबेंचर या कोई भी अदर सिक्योरिटीज का, या इसके अलावा कोई और खर्चा हो। कहता है इन सारे खर्चों को पहले मतलब आपको पता तो होना चाहिए ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आएगा क्या क्या। तो क्या क्या आएगा उसको इकट्ठा कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। उसके बाद डिडक्शन ध्यान रखिएगा सिर्फ किसको मिल रही है बेटे, रेजिडेंट असेसी को मिल रही है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो ही मिलेगा, राइट। अब हमने जो असेसी है उसको 2 कैटेगरी में ब्रेक किया है। इंडियन कंपनी, आपको पता होना चाहिए इंडियन कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस में हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं कि वो होती कौन है, रेजिडेंट। उसके अलावा कौन आगे, अदर रेजिडेंट असेसी, मतलब नॉन कॉर्पोरेट, जैसे आप इंडिविजुअल कह लो, फर्म, एचएफ, कुछ भी कहें। तो इंडियन कंपनी के लिए हमें करना क्या है, यहां पे डिडक्शन के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, पहले आप 2 चीजों का टोटल कीजिए, सीओपी सीई। सर व्हाट इज सीओपी? दैट स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, खर्चा तो होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? सिंपल भाषा में अमाउंट इन्वेस्टेड इन व्हाट, फिक्स एसेट्स। कौन से दिन देखना है, लास्ट डे ऑफ आरपीवाई, समझ के 31 मार्च को देखना है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। देन सीई का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या ले रहे हैं, शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म डेट। एफएम की कक्षा में भी आप यही लेते हो, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब हम कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं ले रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा एक चीज लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एफएम की क्लास से अगर आप लेके चल पड़ोगे वहां तो यार आप रिजर्व्स वगैरह भी लेते हो कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो यहां ध्यान रखिएगा नहीं लेना। आर एंड एस स्टैंड्स फॉर रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग व्हाट, सिक्योरिटी। सो दैट इज द चेंज। तो जहां पे भी चेंज है आप देखते हो, जो हैंडरिटन में आपको लिख के देता हूं, कलर में चेंज करता हूं ताकि वो तवज्जो, वो एम्फसाइज हो जाए, वो हाईलाइट हो जाए, राइट। सो थोड़ा सा इसलिए होता क्या है, जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें। ये क्या हो गया, एक तरह से एफएम से, एफएम की कक्षा के हिसाब से थोड़ा सा क्या हो गया, डिफरेंट। इतने आप क्रिस्पी वर्ड लिख लेते हो तो बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपके 6 के जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको आप अच्छे वे में क्या कर ले पाते हो, हार्मोनाइज कर पाते हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो आपने 2 चीजें निकालनी है। पहले क्या निकाला आपने निकाला कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जिसका मतलब था फिक्स एसेट। फिर आपने क्या निकाला बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम नॉर्मली एफएम में कहते हैं डेट इक्विटी। लेकिन इक्विटी में सिर्फ कैपिटल लिया है हमने, ना रिजर्व लिया है ना हमने प्रीमियम लिया है। डेट वही है आपका डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट, राइट। इन दोनों को निकाल लिया, टोटल किया। इन दोनों का ही आपने कितना करना है, 5% निकालना है। पहले वो सीओपी सीई निकालो, फिर मल्टीप्लाई किससे करो, 5% से, दोनों का ही 5%। और फिर दोनों में का क्या निकालना है, विच एवर इज हायर,
वो हायर निकालो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं निकालते होते आप, MR और FR विच एवर इज हायर इज ER। तो सेम वे यहां पे इस हायर को कंपेयर कर लो किससे, एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्चुअल कौन से हो गए बेटे, ये हो गए ना, विच एवर इज व्हाट लेस। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में ही बाद में आप क्या कह देते हो, सच हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस इज एक्सपेक्टेड रेंट, ER। तो इसलिए छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। आपने साइड पे लिखना, लिख के छोड़ सकते हो यार, वो HP की तरह ही फार्मूला चल रहा है, पहले हायर फिर एक्चुअल से कंपेयर किया, विच एवर इज लेस ले लिया, राइट। सो ध्यान ये रखना था, यहां इन दोनों का 5% करना है आपने, ये गलती ना हो। लेकिन यहां एक्चुअल में कोई 5% नहीं ले रहे हैं, वो तो क्या ले रहे हैं हम, एक्चुअल ही ले रहे हैं, राइट किडीज। तो विच एवर इज लेस को मैंने एक नाम दिया, क्या हुए सर, व्हाट इज क्या हुए, क्वालिफाइंग अमाउंट। आपने पूरा लिखना हो, यहां लिख लीजिएगा, कहीं बाद में पता नहीं आप क्या बना दो। तो अब क्या मिलेगी, डिडक्शन। डिडक्शन मिलेगी इस क्वालिफाइंग अमाउंट का कितना, 1/5। सर 1/5 तो ये बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी में जैसे PCI था, PCI क्या होता था, 1/5 ही होता था ना, और उसकी भी डिडक्शन कितने साल के लिए मिलती थी, 5 साल। सेम वे ये भी क्या है, 5 साल मिलेगी, 5 टुकड़ों में मिलेगी। सो अगर आप ये वर्ड हाउस प्रॉपर्टी वाला ऐड ऑन कर दें सर, इससे आपको हाउस प्रॉपर्टी भी रिकॉल हो जाता है और ये भी टिकता है। तो ये छोटी छोटी बातें ही महत्वपूर्ण होती हैं जो आपको बाकियों से क्या बनाती है, बेहतर। सो इट इज नॉट अबाउट रनिंग ए हेड, कि आप अगले हेड पे भागो, इधर भागो उधर भागो, पिछले वाला क्या लेके चलो, साथ में उसको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते जाओ, राइट किडीज। लेकिन अगर आप रेजिडेंट तो है लेकिन कंपनी नहीं है, तो बहुत सिंपल हो गया। तो पहली बात तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, कॉमन सेंस अगेन यूज करो यार। शेयर कैपिटल सिर्फ होती ही किसमें है, कंपनी में। इतनी अकल आप यूज कर लो, ये अकल यूज कर ली तो आपको समझ में आ गया कि भाई यहां क्या नहीं लिया हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिया हमने। स्ट्रेट वे 5% किसका ले लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, और स्ट्रेट वे उसका कॉम्पिटिशन किससे करवा दिया, एक्चुअल खर्चे से। और फिर क्या ले लिया, विच एवर इज लेस। कंसिस्टेंसी होगी। See, I always say law is nothing but what? Common sense. The moment you have common sense with you, there won't be anything called tricky or complex. You will be able to come out of all those tricky areas. Right kiddies? तो फिर से उसको क्वालिफाइंग अमाउंट का डिडक्शन वो ये बटा कितना, 1/5 आने ये साल और आने वाले 4 बरस। ठीक है। कंडीशन क्या है, फर्निश डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज विद इन 1 month प्रायर टू व्हाट, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ITR की रिटर्न, अगर मैं सिंपल ज्यादा डिटेल में जाए बिना, हल्का सा मैंने शॉर्ट में यहां लिख भी दिया होगा कहीं ना कहीं, तो सिंपल सा याद रखो, इंडिविजुअल के लिए क्या होता है 31 जुलाई, अगर टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर टैक्स ऑडिट हो रहा है या फिर आप कंपनी हो तो डेट क्या होती है 31 अक्टूबर। लेकिन वो ध्यान रखना है, जुलाई हो या अक्टूबर हो, किसका देखते हैं, RPY का नहीं देखते हैं, RAY का देखते हैं, असेसमेंट ईयर का। इज दैट ओके और नॉट? क्योंकि रिटर्न तो स्वाभाविक है, कब फाइल होगी, अरे अगले साल ही फाइल होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना था, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज को खर्चों की डिटेल देनी है ITR की के साथ नहीं, ITR से कितने दिन पहले, 1 महीने पहले। तो नॉर्मल इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई है तो 1 महीने पहले क्या हो गया, 30 जून तक हो गया। और अगर इंडिविजुअल है लेकिन टैक्स ऑडिट लग रहा है तो अक्टूबर नहीं हो गया, क्या हो गया, 30 सितंबर हो गया। कंपनी है तो क्या हो गया, 30 सितंबर हो गया। ये पक्का याद रखें। तो इसलिए 139 सबसेक्शन 1 आपको ITR का आना चाहिए। देन ऑडिट यहां पे भी आपको करवाना होगा, मैंडेटरी है, और ऑब्वियसली उसकी डिटेल मैंने यहां नहीं लिखी, ऑडिट से संबंधित, वो आप चाहें तो जाके काम पढ़ सकते हैं बुक में, लेकिन उसके बिना भी काम चल जाता है। इज दैट ओके? सो टिक गया, आई होप सो ये पॉइंट ओके है। तो सिंपल था, बस सामने क्या है, नोट्स रखो। 5 पेज मैंने टोटल बोला था, पूरा PGBP हेड है। लेकिन जैसे आज पार्ट 2 है तो नेचुरल जितना कराऊंगा उसके ऊपर आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो क्या होता है, ठहराव आता है, चीज क्लियर होती है। देन देखिए 35 का ऊपर देखिए आपका DD था, लेकिन अब क्या हो गया, डड्डा हो गया, मतलब DDA हो गया। सर क्या हमें इस तरह से सेक्शन 100% इस सब्जेक्ट में आने चाहिए? अरे कोई ऐसा जरूरी नहीं है, 35 याद रख लो, बहुत है, कोई बात नहीं। यह है VRS एक्सपेंडिचर। VRS को अब आपको देखिए, पढ़ने का तरीका मैं बार बार कहता हूं, ढंग से आपका होना बड़ा जरूरी है। क्यों सर? आप VRS सोचो, इससे पहले कहां पढ़ के आए थे? बहुत अच्छा बच्चों ने जवाब दिया कि सर हम सैलरी हेड में पढ़े थे। अगर सैलरी हेड का सेक्शन अगर आपको याद हो, बहुत अच्छा बच्ची ने कहा 10 का C। देखिए मैंने सैलरी हेड के यहां आपके लिए नोट्स निकाले हैं, और जो कि सिर्फ 3 पेज का कंटेंट था। और ये देखो सारे रिटायरमेंटल बेनिफिट कंपैरेटिवली एक दूसरे के साथ लिख के आपको दिए थे, और ये था 10 का C। और यहां नोट्स में देखो सैलरी हेड में क्या लिख के दिया है,
पीजीबीपी हेड। ओके और नॉट, ये होता है पढ़ना कि इससे आपका जो एफर्ट होता है बहुत क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। गॉट और नॉट। और नेचुरल है, यहां पे आपने सेक्शन चाहे सैलरी हेड में भी लिख के छोड़ना, अपना लिख के छोड़ दो। तो वीआरएस में हमने देखा था 10 का सी में आपको क्या मिल जाती थी, एग्जाम्पशन, जिसमें नोटिफाइड लिमिट मैक्स क्या रह रही थी, 5 लाख। सो इट इज नॉट अबाउट डूइंग पीजीबीपी हेड टुडे, इट इज अबाउट रिटेनिंग व्हाट यू हैव डन इससे पहले। इसलिए बार बार कहता हूं, जिस बच्चे को जो दिक्कत आती है, प्लीज टॉक, गेट द थिंग्स डन थ्रू, स्केड्यूल बनवा लो, पढ़ने का तरीका नहीं समझ में आता करवा लो, और मेहनत तो देखिए करना पड़ेगा, उसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। तो ये बार बार ये कहता हूं, कंपैक्ट बुक, फलाना बुक, मतलब जो भी है ब्रीफ में पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। हैंड रिटन करवा रहा हूं लेकिन फुल फ्लेज आपको दे रहा हूं, जो जहां चीज पूरी नहीं बताई लिख दिया भैया बुक में, चले जाओ इस पॉइंट में। सो डीडीए हो गया, डिडक्शन देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से हो गई। कैसे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना, 1/5 जितना वीआरएस आप कॉम्पनसेशन दे रहे हो, स्ट्रेट वे 1/5 करो, आने वाले कितने साल, 5 साल। और एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज लिख के दी ऊपर वाले दोनों सेक्शनों के लिए, प्रीलिमिनरी एंड इसके लिए। अगर अमेलगामेशन हो गया कंपनी का, तो ध्यान दीजिए अमेलगामेशन में 2 कंपनियां होती हैं, एक अमेलगामेटिंग, और वो किस में जाके मिल गई, अमेलगामेटेड में। तो मान लो पहले डिडक्शन इसको मिल रही थी, 2 साल इसने ली, तो सर 3 साल की डिडक्शन मर जाएगी, नहीं मरेगी, वो किसको मिल जाएगी, अमेलगामेटेड को। ऐसे ही अगर डीमर्जर हो जाता है, तो पहले कंपनी थी डीमर्ज्ड, वो तो आज भी है, लेकिन एक नई पैदा होगी रिजल्टिंग कंपनी, तो इसलिए रिमेनिंग डिडक्शन स्टिल मिल जाएगी किसको, अमेलगामेटेड एंड रिजल्टिंग कंपनी को। लेकिन नो डाउट अमेलगामेशन से विशेष रूप से हम ये सारी चीजें कहां पढ़ते हैं, मेनली कैपिटल गेन हेड में। तो आपने साइड पे लिख के छोड़ना है, तो लिख के छोड़ दो यार कि ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, इन सब का मीनिंग कैपिटल गेन हेड में। ठीक है, कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये एंड ये, हम इसमें बेसिकली स्टडी करेंगे कहां, कैपिटल गेन अंडर हेड कैपिटल गेन विद डेफिनेशंस। हेड खराब हो रहा है मेरा। ये सेक्शन 36 की अब डिडक्शन है। पहले मैं कहूंगा 36 में लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, क्योंकि अगर आप सेक्शन 36 को यहां देखेंगे आपको 12 डिडक्शन दिखेंगे, 12 तक। बट मैं इसे कहता हूं, नाम दिया है हमने अदर डिडक्शन, लेकिन मेनली कह लीजिए ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं, जो नॉर्मल P&L में आते हैं। नो डाउट उसमें थोड़े ट्विस्ट भी होंगे, और वो सारे ट्विस्ट आपके खराब ना हो, तो मैंने सारे रेड विद लिख के दिया है यहाँ पे। नंबर 1 आप देख रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, लेकिन किसका पे करना है आपने, सिट का, स्टैंड्स फॉर स्टॉक एंड ट्रेड। क्यों सर इंश्योरेंस तो हम बिल्डिंग की भी करवाते हैं, अरे करवाते हैं, हाँ वो भी डिडक्शन है, लेकिन कहां पढ़ के आए थे, 30 में। अरे प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर की भी करवाते हैं, अरे पढ़ तो आए थे कहां, 31 में। ये होता है कि सिर्फ आज आप इंश्योरेंस देख रहे हो, आप सोचो इससे पहले कहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ा था ना, वरना बंदे के दिमाग में क्या रह जाता है बेवकूफ की तरह, सिर्फ कौन सी इंश्योरेंस डिडक्ट होगी, स्टॉक की, अरे बिल्डिंग की भी होगी, प्लांट की भी होगी, फर्नीचर की भी होगी। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बेटा, किसके लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो यस आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बट एक कंडीशन है बेटा, आपने इसकी प्रीमियम देना है एनी मोड अदर देन बाय व्हाट, कैश। मतलब कैश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैश आप सारे जानते हो काला धन, जैसे पिछले भी बाद में हम बात कर रहे थे 40 का A का 3, वो 10,000 वाला। देन अगला क्या आ गया, आप बोनस और कमीशन दे रहे हो, बोनस और कमीशन नॉर्मल खर्चा, डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ, यहां कंडीशन क्या है, शेल नॉट बी पेबल एज प्रॉफिट और डिविडेंड। यार बड़ी सिंपल सी बात है, बोनस बोनस होता है, कमीशन कमीशन होता है, लेकिन आप उसको कहो ये प्रॉफिट का हिस्सा है या क्या है, किस रूप से, डिविडेंड। ध्यान दीजिए डिविडेंड अलग है, क्यों, आप कंपनीज एक्ट में पढ़ के आते हो, डिविडेंड के ऊपर लगता है सेक्शन 123 और बोनस पे लगता है सेक्शन नंबर 63। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो आप दे रहे हो डिविडेंड, वर्ड कौन सा यूज कर रहे हो, बोनस, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इसको हमने रेड विद करना है सेक्शन 43 का बी। अब 43 का बी क्या कहता है, कहता डिडक्शन तभी मिलेगी अगर ऑन पेमेंट बेसिस, और पेमेंट कब तक करनी है, टिल ITR। सर समझे नहीं, देखिए ऐसा है बच्चों कि हमारा सेक्शन है 43 का बी, इसने क्या कह दिया, इसने कुछ लिस्ट दे दी खर्चों की, कहता मैं डिडक्शन तो दूंगा लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपने पेमेंट करी हो। मतलब मैं डिडक्शन किस पे नहीं दूंगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं दूंगा। हमने कहा बड़ी अच्छी बात।
और लेकिन अब हमारा साल तो कहां से स्टार्ट होता है, अप्रैल से मार्च, और अपना साल कौन सा है, 25, 26। लेकिन उसने कहा यह जरूरी नहीं है पेमेंट आप 25-26 में करो, आप कब तक कर लो, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और रिटर्न कब आएगी, 31 मार्च के बाद, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। इज दैट ओके और नॉट? तो यहां हेडिंग आप क्या देखते हैं, ये जो मैंने यहां पेमेंट्स लिख के दी हैं, पहली चार का आप रंग अलग देख रहे हो, 5 का रंग अलग देख रहे हो, क्यों ऐसा? पहली 4 के ऊपर कंडीशन है, ये डिडक्शन अलाउड है इफ पेड अप टू व्हाट, ITR स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न की डेट। क्योंकि नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, हम अपने बेसिक लेक्चर में बड़ा क्लियरली पढ़ के आए थे, अगर आप याद कीजिए सेक्शन नंबर 145 में हमने कहा था आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या हो सकता है, कैश और मर्केंटाइल सिस्टम। लेकिन 43 का बी कहता है यार कुछ डिडक्शन में तो मैं तभी अलाउ करूंगा अगर पेमेंट करिए, लेकिन जरूरी नहीं है RPY में करो। कब कर दो, RAY में, लेकिन कौन सी डेट तक, रिटर्न की डेट तक। तो प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चा 36 पढ़ रहा है दिमाग में उसे फंसा रह जाता है बोनस कमीशन की डिडक्शन मिलेगी, वो भूल जाता है रेड विद किसके साथ करना है, 43 का बी कि मिलेगी डिडक्शन, लेकिन एक कंडीशन है पैसे दे दिए हों टिल द डेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने यहां पे भी 43 का बी लिख के दिया। अब आप 43 का बी देखो दोबारा से, तो 43 का बी जब आप देखते हो, ये रहा, ध्यान से देखो, यहां मैंने सेकंड पॉइंट में हेडिंग ही क्या बनाया, रेड विद सेक्शन 36, उसमें से क्या उठा, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय। दैट मींस 36 के अंदर 2 डिडक्शन और हैं, उनके ऊपर भी यही कंडीशन फंसी हुई है, कौन सी वाली, पेमेंट बेसिस। इसलिए मैंने ये हेडिंग बना के उसके अंदर कितने पॉइंट घुसेड़े, 3। ओके, सो गाइस मूविंग अहेड, तो हम यहां थे बोनस और कमीशन पे। देन आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। किससे लिया लोन, किसी से भी, कोई भी बैंक हो सकता है, FI हो सकता है, NBFC हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, नॉर्मल कोई भी पर्सन हो, कोई फर्क नहीं है। इसलिए सिंपल भाषा में मैंने क्या लिख दिया, एनीवन। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए किसके लिए लिया, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। फिर से रेड विद क्या लग गया, 43 का भी, कि डिडक्शन तभी मिलेगी अगर ITR की डेट तक आपने ब्याज पे कर दिया है। लेकिन ध्यान दीजिए हम कल पढ़ के आए थे डेप्रिसिएशन में, इफ अगर आपने लोन लिया किसके लिए, कैपिटल एसेट के लिए, एंड क्या नहीं किया अभी, पुट टू यूज, तो हमने कहा था जिस दिन पुट टू यूज किया उससे पहले सारा वाला इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। याद कीजिएगा सेक्शन 43 का 1 में हमने क्या पढ़ा था, एक्चुअल कॉस्ट। ऑन योर स्क्रीन देखो ये रहा पॉइंट, गॉट और नॉट। तो ये वाले इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया। तो डिडक्शन तो मिल गई, लेकिन किस रूप से मिल गई, डेप्रिसिएशन के रूप में। बार बार फिर बोलता हूं, आप बच्चे कहां फंसते हैं, एक चीज पढ़ ली लेकिन उसका दूसरा कनेक्शन तीसरा कनेक्शन इकट्ठे नहीं किए। यहां 100% मैंने क्या करके दिया आपको इकट्ठा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन क्लास ये लेक्चर देख लेते हो, उसके बाद आपका एक फर्ज बनता है कि तुरंत क्या करें, आप क्वेश्चन कीजिए। फिर आपने देख लिया, फिर वही है आपको वन शॉट, ये वन शॉट सिवाय बकवास के कुछ भी नहीं होता। आई ऑलवेज बिलीव एज ए टीचर कि जो पढ़ना है क्या पढ़ा जाए ढंग से। तो अगर आप इसे, मैं तो इसे वन शॉट भी नहीं कहता अपने वाले, मैं तो अपना लेक्चर कहता हूं यार मैं ढंग से ही आपको पढ़ा रहा हूं। ये चीज चाहे रिविजन है, लेकिन मैंने हर चीज के वर्ड के भी आपको क्या दे दिए, मीनिंग। लेकिन आपका फर्ज बनता है, जो बच्चे लगा रहे हैं क्लास ये वो, उस पर क्वेश्चन कर लीजिए यार कुछ। सो गाइस, कहानी आगे बढ़ी, इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट, एक 43 का बी का पॉइंट पहले ही और कर लेते हैं। ये रहा पहले, एम्प्लॉयर, ER तो समझ गए मेरे नोट्स में। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया कहां, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, कहीं अप्रूव्ड गर्लफ्रेंड बना दो आप। क्लियर है? और प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है ये आप साथ में कहां पढ़ेंगे, 40 का ए का 7। तो पहले मैंने एक बार आपको अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में 40 का ए बड़े वाला ए, ठीक है, उसके साथ में ये रहा क्या लिखा, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। मतलब अगर प्रोविजन बनाई है ग्रेच्युटी के लिए तो ध्यान रखना कोई डिडक्शन नहीं है, डिस अलाउड है। लेकिन कब अलाउड है, अगर कौन सी गर्लफ्रेंड है बेटे जो अप्रूव्ड हो। जैसे मर्जी याद कर लो, देखो याद करवाने का क्या है, तरीका है कि अप्रूव्ड है तो कोई टेंशन नहीं है, डिडक्शन मिल जाएगी। रेड विद क्या लग गया, 36। नंबर 2, नॉर्मली प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी है, उसकी डिडक्शन भी मिल सकती है, लेकिन कब मिलेगी, बिकम्स पेबल, मतलब पैसा ड्यू हो गया ड्यूरिंग व्हाट,
तो आरपीवाई में ही अगर आपने पैसा पे करना है फिर तो प्रोविजन भविष्य के लिए नहीं हुई, वो तो इसी साल के लिए होगी, फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, वरना नॉर्मली कोई प्रोविजन अलाउड नहीं है अनलेस वो कौन सी गर्लफ्रेंड ना हो बेटे, अप्रूव्ड, राइट। सो गाइस यहां देख लीजिए 43 का बी की डिडक्शन ऑन सिर्फ क्या था, पेमेंट या पेमेंट बेसिस, बोनस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और यहां क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सेम वही चीज आ गई जो अभी हम 36 में पढ़ रहे थे। तो तीन चीजें हम उठा के लाए हैं 36 से, रेड विथ 43 का बी, एक बोनस, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा क्या, फंड्स कह लो। क्लियर है? मैं गर्लफ्रेंड कह रहा था, इसको याद रखने के लिए आप बना सकते हो चाहे कोड की बॉयफ्रेंड। बी से बोनस हो गया, एफ से फंड हो गया, तो फिर हो गया आई, ठीक है। सो जैसे मर्जी, क्योंकि दैट इज अप टू यू गाइस, हाउ यू वांट टू मेक द थिंग्स इजी फॉर योरसेल्फ। आप चाहे एफबीआई बना लो, कोई बात नहीं, जिसको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल क्लास के अंदर, नॉर्मल क्लास में, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, एफबीआई चाहे उस ढंग से बना लो, तो जिसको जैसा अच्छा लगे। हाँ, अब ये मत कहना मेरे को तो कुछ और अच्छा लगता, बेटा आपका पर्सनल है, राइट। अब मैं आपके उस पे नहीं बैठा हुआ, मर जाने हो, स्वाद ले रहे हो मेरे। ओके, रेड विथ देखो लिख दिया ना 43 का भी, नो डिडक्शन इफ, साथ में ये भी लिख दिया अनअप्रूव, भाई गलती ना हो, याद रख लेना अप्रूव, लेकिन साथ में इस पॉइंट को रेड विथ क्या है, 40 का ए का 7, ठीक है। ओके, तो 36 हम पढ़ रहे थे, इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ प्रीमियम पे कंडीशन आ गई, बोनस एफबीआई यूं कह लो, एफ से फंड हो गया, बी से बोनस हो गया, एंड आई से इंटरेस्ट हो गया, रेड विथ 43 का बी हो गया। देन आ गया जी डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, क्या चीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स। और ये जीरो कूपन बॉन्ड्स अगेन आप कहां पढ़ेंगे, कैपिटल गेन हेड में भी, तो इसलिए पढ़ने का थोड़ा सा तरीका आप यहां लिख सकते हो, ZCB कैपिटल गेन हेड में भी, क्योंकि जब मैं कैपिटल गेन करवाऊंगा मैं ये फाइलें आपके लिए दोबारा खोल दूंगा ताकि आप लिंक कर सकें। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है जी लोन डिबेंचर, क्योंकि हमारे यहाँ डिबेंचर वर्ड यूज करते हैं, अमेरिका से वर्ड उठा रखा हमने, कौन सा, बॉन्ड वाला। तो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जीरो का मतलब होता है जीरो इंटरेस्ट, तो कभी भी कोई पैसे नहीं देता जीरो ब्याज पे। लेकिन इसलिए आगे वर्ड क्या लिखा है, डिस्काउंट। कहने का मतलब अगर 100 रुपए का बॉन्ड 70 रुपए में इश्यू कर दिया, तो आपने लिए तो 70 है, लौटाओगे कितने, 100 लौटाओगे, वो 30 रुपए डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं है बल्कि क्या बना, इंटरेस्ट बना। तो यार वो इतनी तो अकल है, इंटरेस्ट की क्या मिलनी चाहिए, डिडक्शन। लेकिन वो 30 रुपए इंटरेस्ट एक साल का थोड़े बना, हाँ या ना, तो वो तो जितने साल के लिए बॉन्ड इश्यू हुए हैं, तो प्रोपोर्शनेट क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। सो इसलिए प्रोरेटा अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, द वर्ड इज रिटर्न ऑफ ओवर व्हाट, लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, या जब मैंने यहां बिल लिखा है, जैसे फेस वैल्यू 100 रुपए है और मान लो डिस्काउंट 20 रुपए है, और हमने रिडम्पशन करनी है आफ्टर 10 मंथ्स, कब करनी है, तो नेचुरल आप कहोगे हर महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। या ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में सालों का है तो डिवाइड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, तो इस साल की डिडक्शन इस साल में आ जाएगी। ओके, थोड़ी यहां एक्स्ट्रा भी डिटेल थी, चलो उसको इतना कुछ नहीं, स्टडी मैट में लिखा भी नहीं है तो हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैलेंडर मंथ्स में हमें राइट ऑफ करना होता है, और अगर 15 दिन या उससे ज्यादा है तो हम राउंडिंग ऑफ में उसे क्या ले लेते हैं, 1 महीना ले लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, लेकिन अब की बार किसमें है, एनपीएस, स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके ऊपर हम डिडक्शन 80 में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो यहां पे एम्प्लॉयर ने अगर नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे डाले हैं आपके लिए, आप एम्प्लॉय हो, आपके लिए डाला रहा, तो उसको डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलनी है, 14%। 14% किसका, जो बेसिक आपकी तनख्वाह है, प्लस व्हाट, डीए विच एंटर्स इनटू पे और रिटायरमेंटल बेनिफिट्स और अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करें, मतलब सिर्फ 2 चीजें हैं, बेसिक जमा डीएई। लेकिन अगर सैलरी हेड से लिंक बनाओ तो जब भी ये 2 आइटमें होती थी साथ में इसका सीओटी होता था, कमीशन ऑन टर्नओवर। यहां मतलब आप थोड़ा साइड में लिख सकते हो, यहां कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं है भाई, और क्या। ओके, नेक्स्ट है, देखिए आपने सैलरी हेड में पढ़ा क्या, मैं आपको दोबारा से हल्का सा रिकॉल वैल्यू दे देता हूं, आप देख भी सकें। जब हमने सैलरी हेड में सारे फंड्स पढ़े थे,
ये देखिए सारे के सारे फंड पड़े थे ना, तो हमने यहां देखा था यार एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डालता है और कौन डालता है, एम्प्लॉयर भी। लेकिन याद करो आरपीएफ में हम यही पढ़ते हैं ना, मैचिंग कंट्रीब्यूशन होता था, एम्प्लॉय भी डाल रहा है और एम्प्लॉयर भी डाल रहा है। तो सर, तो दरअसल क्या होता है, एम्प्लॉय जो पैसे डालता है वो खुद नहीं डालता। क्या मतलब हुआ सर इसका? मान लो अगर एम्प्लॉय की तनख्वाह 100 रुपए है, कितनी है, तो मान लो उसने प्रोविडेंट फंड में 10 रुपए डालने हैं, तो एम्प्लॉयर उसको तनख्वाही कितनी देता है, 90 रुपए। वो उसका 10 रुपए का क्या कर लेता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा काट के कहां जमा करवाता है, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जमा करवाता है। अब पॉइंट को समझिए क्या है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स व्हाट, वेलफेयर फंड। कहता है एम्प्लॉयर रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट, एम्प्लॉय। तो क्योंकि उसने तनख्वाह में से काटा तो एम्प्लॉयर ने रिसीव कर लिए। एज प्रोविडेंट फंड कहो या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कहो या सुपर एन्यूएशन फंड कहो, कहता है ऐसा है, एम्प्लॉयर कई बार कमीने होते हैं, पैसे तो काट लिए, काट के क्या नहीं किए, जमा नहीं करवाया। तो हमने लॉ ही ऐसा बना दिया, बेटे एम्प्लॉयर जो तूने काटे तेरी इनकम मानेंगे हम। जैसे इनकम मानेंगे एम्प्लॉयर को लगता है अरे मेरे तो टैक्स ठुक जाएगा, और वो तुरंत फिर क्या करवाता है, जमा। यहां पे एम्प्लॉय सेफ हो गया। तो हर चीज का लॉजिक निकालो, थिंग्स आर कूल। तो इसलिए डीम्ड एज बिजनेस इनकम एम्प्लॉयर की, इफ नॉट डिपॉजिटेड, कब तक उसे जमा करवाने थे, टिल ड्यू डेट ऑफ फंड। अब ये सर क्या होती है, अगर हम अपने देश के इस कानून की बात करें, कौन सा, द प्रोविडेंट फंड, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ कौन सा, 1952, वो साफ कहता है आपने प्रोविडेंट फंड का पैसा कब जमा करवाना होता है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब जनवरी का है तो पैसा कब जमा करवाना है, 15 फेब तक, फेब वाला 15 मार्च तक। तो लॉजिक समझ में आया, राइट। तो कहने का मतलब है, मान लो एम्प्लॉयर ने जमा तो करवाया, लेकिन कब जमा करवाया, लेटर ऑन। तो बेटा तूने टाइम पे तो जमा नहीं कराया, तो बेटे तेरी क्या बन गई, डीम्ड बिजनेस इनकम। इज दैट ओके? एनिमल्स यूज्ड इन द बिजनेस, अरे ये कहां से आगे, अदर देन व्हाट, स्टॉक इन। एक होता है आप जानवरों में डील कर रहे हो, मुर्गी पालन के अंदर कुछ भी कहो, अरे समझ गए ना, वो तो आपके लिए क्या बन गया, स्टॉक बन गया। लेकिन कहता है एनिमल्स आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए क्या नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, उनको आप बेच नहीं रहे हो, राइट। जैसे आप गाय भैंस का दूध बेच रहे हो, गाय भैंस थोड़े बेच रहे हो, क्लियर। तो कहता अब उनकी डिडक्शन कैसे, पहली बात याद करना, हमने डेप्रिसिएशन में बड़ा क्लियरली कहा था कि लाइव स्टॉक को क्या नहीं मानना, प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानना। देखिए मैं यहां पे आपको दोबारा से शो कर देता हूं, देखिए लिखा था ना, नॉट व्हाट, लाइव स्टॉक। तो हर चीज को मैंने कनेक्ट करके आपके लिए लिख के दिया, आप गलतियां ना करें। तो यार जानवर खरीदे हैं लेकिन उस पर क्या नहीं मिली आपको, डिप्रिसिएशन तो मिली नहीं, तो अब हम आपको क्या देने जा रहे हैं, डिडक्शन। किस बात की सर, अरे जानवर मर जाते हैं यार, या मान लो आपने देखा होगा गाय और भैंस की एक उम्र होती है जब तक वो दूध देती है, तो उसके बाद तो आपके लिए क्या होगी, धंधे के लिहाज से देखें तो यूजलेस होगी। तो आपने देखा हो ना, कई बार हम गाय भैंस छोड़ देते हैं, आपने कई बार देखा होगा सार्थ को ऐसे गलियों में घूमते हुए, राइट। तो फिर आप कुछ खाना वाना खिलाते हो, गुस्सा आ रहा है आपको भाई ध्यान रखो ये क्या हो रहा है। ओके, सो प्लीज गेट द पॉइंट। इसलिए जितने का आपने जानवर खरीदा, मान लो आपने सार्थ खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, ठीक, और ये कबाड़ के रूप में इसके मिल रहे हैं 2 रुपए, तो बेटे आपको तो लॉस कितने का हो गया, 98 का हो गया। तो 98 रुपीज की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिलेगी 36 में। और देखिए मैंने दोबारा से लिख दिया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलती बेटे सार्थ पे, मतलब जानवरों पे। इज दैट ओके, वेरी गुड। आइए अगला पॉइंट आ गया बीडी पे, बेटे पीढ़ी नहीं है, बैड डेट्स है। तो बैड डेट क्या है, दिमाग लगाइए, बैड डेट किस पे क्रिएट होता है भाई, डेटर बना क्रेडिट सेल पे, तो आपकी एंट्री क्या डली, डेटर टू सेल्स, इनकम हो गई। लेकिन अगर वो डेटर पैसे ही ना दे तो इनकम काहे की हुई, तो इसलिए उस इनकम को माइनस तो करना है, इसलिए बैड डेट की क्या मिल रही है, डिडक्शन। लेकिन वो एक्चुअल में होने चाहिए, और स्वाभाविक है रिलेटिंग टू क्या होना चाहिए, सेल्स। लेकिन मान लो हम फाइनेंस कंपनी है, तो हमारा काम क्या है, अरे लोन देना, तो लोन हमारे लिए क्या हुई, सेल्स हुई, और लोन क्या हो जाता है आप जानते हैं, डूब जाता है, जिसे हम बैंकिंग की भाषा में कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो अलाउड ओनली इफ व्हाट, फाइनेंसिंग बिजनेस। कहता कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन क्या नहीं है, एक्चुअल है, वो तो एस्टिमेशन होती है प्रोविजन,
राइट। सो बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ इन बोया, व्हाट इज बोया पूरा लिखना हो लिख सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट। बैड डेट हो गए तो राइट ऑफ करो, क्योंकि जब एंट्री डाली थी सेल की, डेटर टू सेल डाली थी, तो नेचुरल अब एंट्री क्या डालनी चाहिए, बैड डेट टू डेटर। डिडक्शन ओनली इफ डेट, मतलब डेटर की बात हो रही है, चाहे वो सेल पे हो या लोन पे, टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग इनकम ऑफ आरपीवाई और अर्लियर प्रीवियस ईयर्स, अपने वाला साल 25-26 या उससे पहले वाला। कहता सिंपल सी बात है यार, बैड डेट तो तभी होगा ना, पहले आपने उसको क्या दिखाया होगा, डेटर, या डेट का मतलब है डेटर, डेटर दिखाया है तो आपने क्या बनाई उसे, इनकम, चाहे इस साल की चाहे इससे पहले वाले सालों की, तो बैड डेट हो गया, तभी तो क्या करोगे आप, इस साल आप राइट ऑफ करोगे, ओके और नॉट, तभी क्या मिलेगी, डिडक्शन। प्रूफ नहीं चाहिए किस चीज का, बैड डेट का। Where the amount of such debt has been taken into account while computing income on the basis of ICDS, stands for Income Computation Disclosure Standards, जो मैंने आपसे जिक्र किया था 145 में आते हैं, फर्क इतना है आपके CA फाइनल में पढ़ोगे। तो कहता अगर आपने इनकम कैसे दिखाई है, एज पर इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, कहता सच डेट शेल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच बिकेम व्हाट, बैड। तो कोई रॉकेट साइंस पॉइंट नहीं लिखा, सिंपल है, कहता इनकम दिखाई आईसीडीएस के हिसाब से, दिखा दी है, अरे दिखा दी है तो उसके बाद ही होंगे बैड डेट, अरे उसके बाद बैड डेट हो गए तो क्या कर लो, राइट ऑफ कर लो। क्यों राइट ऑफ कर लो, क्यों डिडक्शन ले लो, क्योंकि पहले क्या दिखाई गई थी, इनकम। और बेसिक सेंस ये लेके चलो, अगर इनकम ही नहीं दिखाई तो डिडक्शन किस बात की, गॉट और नॉट, बस ये है नटशल एनालिसिस। रेड विद क्या लिखा है, 41 का 4, 43 का बी नहीं है, वो तो डिडक्शन थी ऑन पेमेंट बेसिस। 41 का 4 आपका डील करता है डीम्ड बिजनेस इनकम से। कहता है बैड डेट की क्या हो गई, मतलब पहले डेटर इनकम दिखाई, बैड डेट हो गई, डिडक्शन ले ली, लेकिन फिर वो बैड डेट की क्या हो गई, रिकवरी हो गई। ठीक है, अगर रिकवरी हो गई तो टैक्सेबल होगा किसमें, इन द ईयर ऑफ रिकवरी, इवन इफ आपका बिजनेस क्या हो जाए, बंद क्यों ना हो जाए। तो अगले पन्ने पे मैं एक बार आपको 41 का 4 के डिडक्शन मतलब इनकम के बारे में बता दूं। देख रहे हो 41 क्या लिखा है, डीम्ड बिजनेस इनकम, इसका सब सेक्शन 4 देख रहे हो, रिकवरी ऑफ बैड डेट। यहां तक लिख दिया मैंने, पेज 3 पे हमने कर लिया, गॉट और नॉट। तो बार बार मैंने ओवरलैपिंग की है चीजों की, लेयरिंग करी है कि आपको चीजें भूले ना, राइट गाइस। तो इसके बाद आता है आपने एक्सपेंडिचर किया ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्लियर, क्योंकि हमारे देश में तो समस्या बहुत है पॉपुलेशन की। तो किसकी फैमिली प्लानिंग, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज के लिए। तो डिडक्शन सिर्फ कौन से एसएससी को मिल रही है, अगर आप कंपनी हो, कंपनी नहीं हो तो कोई डिडक्शन नहीं है। अब फैमिली प्लानिंग में भी 2 प्रकार के खर्चे होंगे, एक कौन से, रेवेन्यू खर्चा जो किया हो, वो तो फुल डिडक्शन दे देंगे हम। अगर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने कोई वेंडिंग मशीन लगा दी, तो उससे रिलेटेड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया उसकी डिडक्शन मिलेगी। सेम वही आंसर आ गया जो प्रिलिमिनरी में आपने देखा, जो आपने वीआरएस में देखा। कितना देखा, 1/5, और स्वाभाविक आने वाले कितने साल, 5 साल के मिलेगी। अब अगली बात, अब आपने केपेक्स खर्चा किया था, हो सकता है वो एसेट को, कैपिटल एसेट को कल आप बेच दो, तो कहता सेम ट्रीटमेंट एज दैट ऑफ व्हाट, साइंटिफिक रिसर्च में जब हमने कैपेक्स की बात की थी तो क्या लिखा है, जितने का बेचा सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है भाई, लिख लेना पूरा, या कहीं कोई बच्चे हमारे इतने मासूम है सार्थ जैसा कहता सच्चा प्यार, नहीं वो नहीं है बेटे, यहां है सेलिंग प्राइस। कहता सेलिंग प्राइस और डिडक्शन विच एवर इज व्हाट, क्या बन गई आपकी, पीजीबीपी इनकम बन गई, क्योंकि आप डिडक्शन क्लेम किए थे, अब आप बेच दिए तो ऑब्वियसली इनकम तो बनाएंगे हम, ओके है। 12th पॉइंट देखिए, अगर आप शेयर्स में डील करते हैं, खरीदना बेचना, उस पर एक टैक्स लगता है, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और कल हम सीटीटी की बात तो कर रहे थे, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इफ हेल्ड शेयर यूनिट्स या कमोडिटीज एज व्हाट। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, आप उसे लेके बैठे हैं एज व्हाट, सिट, सिट स्टैंड्स फॉर स्टॉक एंड ट्रेड। अरे कहने का मतलब क्या है, आप शेयरों का ही धंधा है आपका, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी आप डील कर रहे हैं, अगर यही धंधा है तो ये टैक्स तो लगेगा। ये लगेगा तो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, क्योंकि आपको रिवर्स याद करना है। कहता अगर जैसे मान लो मेरे जैसा आदमी शेयरों में थोड़ी डील करता है, लेकिन मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयरों में,
तो अगर कल मैं शेयर बेचूंगा मेरी इनकम पीजीबीपी में थोड़ी आएगी, कहां आएगी? कैपिटल गेन हेड में। इसलिए मैंने लिख दिया एसटीटी अगर अंडर कैपिटल गेन हेड है, अंडर सेक्शन 48 लगता है कैपिटल गेन का सेक्शन, तो तब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आसान भाषा में सिंपल लेके चलो, आपका धंधा ही क्या है? शेयरों में डील करने का, तो आपको इस टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। हाँ जी, सारा टिका या नहीं टिका? मतलब मैं इसका नटशल 36 का आपको कुछ चीजों पे हाईलाइट करूंगा। एक, हेल्थ इंश्योरेंस दी थी एम्प्लॉय की, तो ध्यान रखना कैश में ना हो प्रीमियम। 3 आइटम में हमारी 43 के बी की आ गई थी एफबीआई, एफ से आपके फंड्स थे और बी से बोनस कमीशन था, आई से इंटरेस्ट था। वो इनकम टैक्स रिटर्न तक पे करो ऑन पेमेंट बेसिस, तो ही डिडक्शन मिलेगी, राइट। देन एक एनपीएस में एम्प्लॉय ने डाला तो डिडक्शन थी वो सैलरी हेड वाला 14%। वहां आरपीएफ जैसे 12 पढ़ते थे, ये 14% है बेसिक का प्लस टीए एंटर का। ओके, देन मैं बेड डेट से रिलेटेड कहूंगा कि डिडक्शन तो मिल गई लेकिन बाद में रिकवरी होगी, तो 41 के 4 में वो क्या बन जाती है? डीम्ड बिजनेस इनकम। ओके है सारे बच्चे? कहानी आगे बढ़ती है 37 सेक्शन। 37 बड़ा सिंपल है। कहता हो सकता भाई भूल चुक हो गई हो। हमने कहा किस चीज से? कहता यार बिजनेस है, इतने प्रकार के बिजनेस हैं तो अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, तो अलग अलग खर्चे अलग अलग बिजनेस में उनकी नॉमेनक्लेचर मींस उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्द हैं वो अलग अलग हैं। तो कहता इसलिए हम एक बैलेंसिंग फिगर सेक्शन बना रहे हैं 37। इसको कहते हैं हम रेजिडुअरी डिडक्शंस। मैंने बीएफपी लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर जनरल। मतलब सिंपल है कि चलो जो तुम्हारा धंधा है, जो तुम्हारा धंधा उससे रिलेटेड कोई खर्चा हो गया जो नहीं आया, कौन से सेक्शन में? ना 30 से लेकर के 36 तक। 30 से 36 क्या चल रही है भाई? डिडक्शन ही चल रही है। 37 में वो नहीं आया कोई वर्ड, लेकिन तुम्हारे बिजनेस का ही वो एक्सक्लूसिव खर्चा, कोई टेंशन नहीं है, ले लो डिडक्शन। तो इसलिए क्या लिखा है? एक्सपेंसेस अदर देन व्हाट? 30 से 36 अलाउड डिडक्शन। लेकिन क्या है कंडीशन? ये जो भी आपने खर्चा किया उसका पर्पस क्या है? होली या एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट? बिजनेस प्रोफेशन। खर्चे का नेचर क्या होना चाहिए? रेवेन्यू। बोले तो कैपेक्स नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा लीगल वाले खर्चे को ध्यान रखना। कहता खर्चा लीगल होना चाहिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, चाहे बिजनेस इलीगल हो, चाहे बिजनेस क्या हो, इलीगल हो, मैंने कहा था टैक्स तो लगना ही लगना है। यहां लिख के दिया था, देखो इलीगल हो तभी टैक्स लगेगा, लेकिन किसकी डिडक्शन नहीं है? एक्सपेंसेस की नहीं है। तो यहीं से वर्ड दोबारा आपके लिए हार्मोनाइज कर रहा हूं भैया। तो कहता अगर इलीगल है तो अलाउड नहीं है। सर इलीगल कैसे होगा? मतलब इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आपने ये ध्यान में रखना है कि किधर गया भाई, ये जो मैंने यहां लिखा है नीचे, ये इलीगल से रिलेटेड ही लिखा है। इलीगल कैसे होता है? मान लीजिए कोई ऑफेंस है, अरे ऑफेंस होगा तभी तो इलीगल होगा, और ऑफेंस तभी होता है जब क्या हो? प्रोहिबिटेड हो। और प्रोहिबिशन जरूरी नहीं कि भारत में हो, चाहे कहां हो। अरे क्योंकि धंधा तो आउटसाइड इंडिया भी होगा ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्लांटम का ना। तो किसने प्रोहिबिशन लगाई? कहते कोई लॉ भी, कोई भी लॉ हो। बोले तो अरे इनकम टैक्स थोड़े, किसी भी एक्ट का तुम गुनाह किए हो, चाहे वो इंडियन लॉ हो या आउटसाइड वाला हो, नहीं मिलेगा तुम्हें डिडक्शन। इवन इफ क्या अलाउड है? कंपाउंडिंग। देखिए कंपाउंडिंग आप अपने इंटर में बेसिकली पढ़ के आते हो एलएलपी में, क्योंकि एलएलपी में कंपाउंडिंग वाला सेक्शन पढ़ते हो। कंपनीज एक्ट का बड़ा फेमस है 441। कंपाउंडिंग का मतलब है लीगलाइज्ड है, कुछ गड़बड़ हुई है, पैसे देकर के केस क्या कर लो? खत्म कर लो। तो चाहे लॉ ने खुद ही कंपाउंडिंग अलाउ किया है अंडर एनी लॉ, इंडिया और आउटसाइड, तब भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों सर? ऑफेंस तो किया है ना। ऑफेंस किया तो क्या बना? इलीगल। क्लियर? तो इसलिए पढ़ने का तरीका वही है जैसे मैंने एलएलपी कंपनीज एक्ट वो साथ में लिखना, और दैट इज अप टू यू, ताकि आपका लॉ का सब्जेक्ट अगर आप हार्मोनाइज करना चाहें। सेटलमेंट क्या होती है? जैसे सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी में क्या होता है? लोग शेयरों से गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जिसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन बाद में सेबी के साथ लोग क्या कर लेते हैं? सेटल कर लेते हैं, राइट। तो एक होता है कंपाउंडिंग जो लीगलाइज्ड है, केस खत्म हो जाएगा। एक है नहीं लिखा लॉ में, लेकिन फिर भी क्या हो सकती है? सेटलमेंट। तो चाहे सेटलमेंट हो गई एज पर लॉ, चाहे वो सकरा हो। सकरा जानते होंगे आप, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956, सेबी 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1996, जिसे हम लॉ की भाषा में तीनों को क्या कहते हैं? सिक्योरिटी लॉज। और कंपनीज एक्ट में आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो 2 का 95 में। देन आ गया कौन से हमारे देश का कानून? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का। तो कहता है किसी भी लॉ में चाहे आपकी सेटलमेंट हुई है
भाई वो ऑफेंस है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। कहता कोई आपको बेनिफिट या पर्क मिला, आप याद कीजिएगा पर्क की बात मैंने सेक्शन 28 की डेफिनेशन में आपसे करी थी। सेक्शन 28 में मैंने एक उदाहरण दिया था, मान लो आप वकील हो और आप किसी कंपनी का केस लड़ रहे हो, तो उसने आपको कोई बेनिफिट दिया, क्या बन गया आपके लिए? बिजनेस इनकम। वैसे पर्क्स हमने सैलरी हेड में एम्प्लॉय के लिए तो पढ़े थे। अब हम यहां किस तरह से पॉइंट को पढ़ रहे हैं? हम पॉइंट को पढ़ रहे हैं साहब कि आपको कोई क्या मिला है, बेनिफिट या पर्क मिला है, लेकिन आपने कैसे लिया है? इन वायलेशन ऑफ लॉ या रेगुलेशन। जैसे डॉक्टर होते हैं, अरे डॉक्टरों की असली कमाई जो आपसे फीस लेते हैं वो थोड़ी होती है, उनकी असली कमाई होती है जो दवाइयां आपको लिख के देते हैं, वहां पे मोटा कमीशन आता है। तो ये फार्मा जो कंपनीज होती हैं भयंकर इनको क्या देती हैं? फ्री बीज देती हैं, राइट, टू डॉक्टर्स। लंदन का ट्रिप, पेरिस का ट्रिप, ये वो पूछे मत, इनकी ऐश सबसे बड़ी उसी पे है। तो कहता देखा जाए तो वो डॉक्टर अनएथिकल हो गया ना। आप बात समझ रहे हो? क्योंकि उसने जो बेनिफिट लिया है, क्योंकि एक तरफ से तो वो हिपोक्रेटिक ओथ या चारक ओथ साइन करता कि मैं हमेशा मरीज के लिए दिस एंड दैट करूंगा, वो मरीज के लिए कम करता है, जानबूझ के सुए उनको ज्यादा लगवाता है, उनके टेस्ट ज्यादा लिखता है नोट छापने के लिए, ताकि वो फार्मा कंपनीज उसको क्या दें? कमीशन दें। दैट इज इलीगल। तो भैया जैसे डोलो नाम की कंपनी जो बुखार वाली गोली आपको याद होगा, तो कोविड के समय उन्होंने डॉक्टरों को 1000 करोड़ के फ्री बीज बांटे थे, वहीं से तो ये केस लगा और पॉइंट है 1000 करोड़ का, राइट। तो ये तो भैया गलत चीज होगी। और फिर डोलो ने क्या लेने की कोशिश करी? डिडक्शन, कि हमने गिफ्ट दिए हैं डॉक्टरों को या दिस एंड दैट फलाना करना। सॉरी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके है किडीज? तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण था। बैलेंसिंग फिगर डिडक्शन है, सिंपल हमने कह दिया आपके बिजनेस से संबंधित हो, नंबर 2 क्या हो? रेवेन्यू नेचर हो, नंबर 3 लीगल हो। और फिर हमने इलीगल को बहुत गहराई में समझाया कि कोई भी गुनाह भारत के बाहर कहीं भी कैसा भी किसी भी कानून का हो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग है तो भी नहीं मिलेगा, सेटलमेंट है तो भी नहीं मिलेगा, और अगर कोई बेनिफिट लिए हो इन वायलेशन तो भी नहीं मिलेगा। अब मैंने यहां कुछ लिस्ट सी डाल दी है उदाहरण के रूप में, क्या लीजिए, एक्सपेंसेस अलाउड, इनको आप एग्जाम्पल के रूप में भी कह सकते हैं। पहला क्या लिखा है? आप किसको गिफ्ट दिए हो? अरे हमारे देश में दिवाली आती है तो हर एम्प्लॉय भी इंतजार करता है एम्प्लॉयर क्या देगा। अरे ये सुनो, जैसे आप बच्चे जब पेपर देते हैं, रिजल्ट आता है, पास होते हो, हम भी उम्मीद करते हैं बच्चा आएगा, ठीक है, बाकी मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। सो वो गिफ्ट क्या है अगर आप एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, वो एक तरह से बोनस की तरह ही है। एम आई राइट और नॉट? तो ये अलाउबल है। हमारा देश है तो भैया परंपराएं हैं, दिवाली होगी, आप पूजा करवाते हो, मुहूर्त, कस्टमरी कोई भी, यू नो, भाई ये अच्छा दिन है, नवरात्र है, फलाना डमकाना, दिस एंड दैट, तो जो कुछ आप करते हो वो सारे खर्चे अलाउड है, क्योंकि आपको जो परंपराएं हैं उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। सीए हैं आप मान लीजिए, तो आपने देखा होगा CPERs लगाने पड़ते हैं, मतलब सीए बनने के बाद भी पूरा जीवन पढ़ना पड़ता है अपने आप को अपडेट करने के लिए। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन। तो इसके लिए आपके सेमिनार होते हैं। तो जो फीस आपने दी, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो जो फीस दी है एज ए सीए आप अपनी प्रोफेशनल इनकम में से डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी ना यार। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? इसलिए हम कह रहे थे आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो। कहानी आगे बढ़ती है। टैक्सेस, देखिए टैक्सेस में 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स सारे जानते हो। एक क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान रखें, हम निकाल रहे हैं बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम का मतलब भी क्या होता है? बिफोर टैक्स। क्या होता है? इसलिए अगर डायरेक्ट टैक्स है फिर तो क्या नहीं मिलेगी? डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है? जैसे जीएसटी कह लो, तो नेचुरल है, उसकी तो क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी ना यार। क्लियर? एवरीबॉडी ओके और नॉट? लेकिन वो अलग बात है, अगर आईटीसी मिल जाता है, मैंने पहले भी करवाया था, फिर वो नहीं मिलेगी। और रेड विद क्या लिखा है इसके साथ? ये टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ रेड विद 43 का बी। क्यों 43 का बी में? हमने एफबीआई तो पढ़ा ही था, लेकिन पहला पॉइंट ही देखो क्या आ गया? टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस या जीएसटी कह लो। तो दैट मीन्स टैक्सेस वगैरह की भी डिडक्शन इनडायरेक्ट टैक्स की तभी मिलेगी अगर आपने पेमेंट कर दी है टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन पेमेंट बेसिस। ओके किडीज? देन आ गया बीओसी, पूरा लिख सकते हैं आप, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे ना आप, तो तोड़ा, तो आपने देखा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्या देने पड़ते थे, डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे आप 73 से 75 सेक्शन में, तो डैमेजेस की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि धंधा है, धंधे में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तोड़े भी जाते हैं, टूटते भी हैं, ठीक है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ ब्रीच ऑफ लॉ। क्यों सर, लॉ की बात क्यों करें यार, लॉ की बात होगी ना, तो यहां आ गए आप इलीगल वाले में। एवरीबडी आर यू गेटिंग और नॉट? तो वो नहीं होना चाहिए, और उस हिसाब से तो आपके ऊपर क्या लगी, वो लॉ तो पेनल्टी ठोकेगा ना, तो पेनल्टी क्या है, अलाउड नहीं है। सो एप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म डैमेजेस एंड व्हाट, पेनल्टी। ये बिल्कुल वैसे ही फाउंडेशन में सेक्शन 74 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे ना, एक वर्ड होता था लिक्विडेटेड डैमेजेस और दूसरा क्या होता था, पेनल्टी। तो आप बेस के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। और ये पूरा कोर्स सीए का है क्या, अरे सारे के सारे सब्जेक्ट ही तो हार्मोनाइज करने हैं, वही तो हो रहा है, और कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। देन क्या क्या, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो पॉलिसी ली है तो प्रीमियम देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस व्हाट जो अलाउड है। लेकिन आप कहोगे सर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप सेक्शन 28 में पढ़ाए थे। हाँ बिल्कुल पढ़ाया था, दिखा भी देता हूं भैया, पढ़ने का यही तो तरीका होता है। अगर पैसे किसको मिले, एम्प्लॉयर को मिले तो बिजनेस इनकम होगी, और याद करो सैलरी हेड में पढ़ के आए थे, एम्प्लॉय को मिले तो क्या होगी, सैलरी इनकम होगी। लेकिन अब हम किस लिहाज से यहां बात करें, मान लीजिए आपका धंधा पार्टनरशिप फर्म है, कौन है भाई, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो आपका पार्टनर आपके लिए कौन हो गया, की मैन हो गया ना, की मीन्स महत्वपूर्ण। तो उसकी अगर पॉलिसी करवाए हो तो प्रीमियम का क्या मिलना चाहिए, डिडक्शन मिलना चाहिए। इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो आप चाहे यहां लिख सकते हैं, देखिए सेक्शन 28 में ये क्या थी, इनकम थी, अगर पैसा किसको मिला, एम्प्लॉयर को मिला। और सेक्शन नंबर या सीधे लिख देता हूं, अंडर हेड कहां आ गया, सैलरी आ गया, अगर आपको पैसा किसको मिला है, एम्प्लॉय। वो दो अलग चीजें, ये तीसरा अलग पॉइंट हो गया यार। ओके किडीज, देयर आफ्टर यहां मैंने उदाहरण के रूप में एक नेगेटिव लिस्ट भी कह लीजिए, चाहे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए साहब कि ये कुछ खर्चों की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये गलती मत कीजिएगा। एक डिविडेंड, अरे क्यों, क्योंकि डिविडेंड इज अ चार्जेबल एक्सपेंस, वो तो आप सारे जानते हो, डिविडेंड होता ही क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, राइट। तो डिविडेंड, क्योंकि हम तो बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं, अरे इनकम निकालने के बाद ही तो टैक्स जाता है, और टैक्स जाने के बाद ही तो क्या जाएगा, डिविडेंड जाएगा, तो कैसे मिलेगी डिडक्शन। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अरे सर ये तो गलत पढ़ा रहे हो, थोड़ी देर पहले आप 36 रेड विद 43 का भी बोले थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है पेमेंट बेसिस पे टिल इनकम टैक्स रिटर्न। अरे कुछ गलत नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही था। लेकिन अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, अरे लोन किसके लिए लिए हो, ये देखो पर्पस, कहता आप इनकम टैक्स को पे करने के लिए लोन लिए हो। अरे इनकम टैक्स की तो वैसे क्या नहीं मिलती डिडक्शन, कहां सर, अरे ये लिखा तो है डायरेक्ट टैक्स नॉट अलाउड, तो उसके लिए ब्याज की भी क्यों मिलेगी, कॉमन सेंस पॉइंट। सीएसआर कहां पढ़ के आते हो, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 में, जहां जानते हो 2% लगाना पड़ता है समाज सेवा में, तो वो समाज सेवा का काम है, वो भी एप्रोप्रिएशन है, तो भैया उसकी कोई डिडक्शन आपको पीजीपीपी में नहीं मिलेगी। इसलिए लॉ की कक्षा में हम आपको क्या पढ़ाते हैं यार, ये 2% एक तरह से एक्स्ट्रा ही टैक्स है जो सीएसआर में आता है, क्लियर। देन अब पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित कोई खर्चा करे हो, तुम्हारे बिजनेस का थोड़े हुआ, तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी किसी भी ब्रोशर में, सॉवनर में, न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट में, जो कहां छपा है, पॉलिटिकल पार्टी का, एक तरफ लिख रहे हो सार्थ के आलू खरीदें, सार्थ के चिप्स खाएं, दूसरी तरफ वोट फॉर भाजपा, नो सॉरी दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है बेटे सार्थ, ओके एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट। तो ये था बैलेंसिंग फिगर सेक्शन, कौन सा आपका 37। तो भैया 37 के बाद 38 मैं आपको बता दूं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, 38 मैंने करवाया था, वो आता है 30 से लेके 32 पे, यहां देखिएगा ये लिखवाया था आपको, प्रपोर्शनेट डिडक्शन, अगर पार्टली बिजनेस के लिए, पार्टली पर्सनल यूज के लिए। 39 हमारे यहां क्या नहीं है, अरे सेक्शन ही नहीं है, ओमिटेड है, तो स्वाभाविक है इसके बाद क्या आ गए, 40 में आ गए, और 40 में क्या लिखा है, एक्सपेंसेस डिस्क, मतलब एक स्पेसिफिक लिस्ट आ गया, भाई ये डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन 40 के अंदर सौदा बहुत है। पहले हम 40 में जाएंगे, कौन सा पेज आ गया भाई, ये वाला पेज आ गया, देखिए हेडिंग आ गया जी 40 में, इनएडमिसिबल डिडक्शन, जिसका मतलब है ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा 40 का क्लॉज क्या है, ए है,
इसे क्लॉज कहते हैं। और क्योंकि ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो क्लॉज क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, लेकिन बच्चा फंसता कहां है, जब हम सेक्शन बोल देते हैं। कई बार हम सीधा बोलेंगे 40 सेक्शन 40 ए, अरे ए एक अलग सेक्शन हो गया, ये क्लॉज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ए किससे आया, अमेंडमेंट से आया, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना, चाहे यूं याद रख लो 40 का क्लॉज ए बोलो या 40 ए बोलो या ये बोलो, इस तरह से दिमाग में टिकाओ, 40 का छोटा ए। क्लियर है, वो गलती ना हो आपसे, वरना मूर्खताएं कर जाते हैं हम बहुत बार। तो इसकी सब क्लॉज 1 क्या कहती है, आप पेमेंट दिए हो, आसान भाषा में मैं कहूंगा नॉन रेजिडेंट को दिए हो, नॉन रेजिडेंट को पैसे दिए हो, किसी भी बात के दिए हो, उसकी कमाई होगी, हाँ सर होगी। तो मैं क्या लगता है वो अगले बरस आगे टैक्स देने वाला है, नॉट एट ऑल। तो हम क्या बनाए, हम बनाए तुम्हारे लिए चैप्टर 17 का बी। 17 का बी आप सारे जानते होंगे, टीडीएस के ऊपर। तो हमने प्रावधान या मतलब हमारे देश का लॉ क्या बना दिया, उनको पेमेंट देनी है तो पहले टीडीएस काटो। हमने कहा हम नहीं काटते, तो इनकम टैक्स वालों ने क्या कहा, हम तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे। आपने कहा जी मैंने तो सैलरी दी है, नॉन रेजिडेंट मेरा एम्प्लॉय है, तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। तो क्या नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट पेमेंट मेड कहां, आउटसाइड इंडिया, या इवन चाहे पेमेंट कहां करी, इंडिया में करी, अरे लेकिन करी किसको है, नॉन रेजिडेंट को। फॉरेन कंपनी इज ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, या अदर देन फॉरेन कंपनी, उसको आप क्या कहोगे, नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी तो कहोगे, गॉट और नॉट। तो आसान भाषा में भी मैंने लिख दिया, सिंपल इतना याद रख लो, नॉन रेजिडेंट, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। तो आपने क्या दिया उनको, एफआईआर दिया। एफआईआर कहां पढ़ के आए थे आप, बेसिक्स याद करो, सेक्शन नंबर 9 में पढ़ के आए थे। अब तुम्हें ना बहुत कुछ भूल जाता है कम वक्त, उसका एक छोटे वाला चार्ट मैं आपको शो कर देता हूं। कहां आप याद कीजिएगा, बेसिक्स जब हम किए थे, बेसिक्स में तो याद होगा सेक्शन 9 तक। तो ये सेक्शन नंबर 9 याद करो, इनकम डीम टू अक्रूर और राइज इन इंडिया। अरे वहां पे ये नहीं था आपका एफआईआर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आई से इंटरेस्ट, आर से व्हाट, रॉयल्टी। ठीक है, और यहां ध्यान से देखो क्या है, आउटसाइड इंडिया है। तो मतलब चाहे यहां पे भी आकर के भर दो भैया, इसको भी क्या करो, रेड विद क्या, 40 का छोटे ए का क्लॉज नंबर 1, अरे कौन सा हेड, पीजीबीपी। इस तरह से चीजें जब आप लिंक करते हो, क्या रोला है, कहां जाएगा। बच्चा कहते हैं बड़ा टफ है जी टैक्स, कुछ नहीं है। अब आपको मैंने इतना बोल दिया, पूरा इनकम टैक्स एक एक चीज डिटेल हार्मोनाइज्ड एंड टोटल हेड्स। तुमने एचपी 1 पेज, सैलरी 3 पेज, पीजीबीपी 5 पेज, अरे 3 हेड कितने पेज में, 9 पेज में, राइट। 25 पेज से नीचे में पूरा कोर्स आपको हो गया, और क्या चाहिए। सो देख रहे हैं एफआईआर, देखो एफ से वही आ गया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आई से इंटरेस्ट आ गया, आर से रॉयल्टी आ गया, ओ से क्या आ गया, अदर। तो एफआईआर अकेला ही नहीं है, यहां पे साथ में क्या है, ओ भी है। तो थोड़ा उसको भी तवज्जो देना, एफआईआर ओ भी है। लेकिन एफआईआर के साथ क्या लिख सकते हो, रेड विद व्हाट, सेक्शन 9। देखिए आगे क्या कहता है इस चीज का, मतलब एक तरह से क्या हो गया, कोई भी पैसा दिए हो ना यार, अदर सम्स, मतलब अदर वाला पॉइंट तो बहुत ही क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। कुछ भी दिए हो, अकेला एफआईआर का बात थोड़े हो रहा। कहता अगर तुमने क्या नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, कब काटना था, अरे जिस साल पेमेंट करी, जिस साल कब करी, आरपीवाई में। या टीडीएस तो काट लिया, लेकिन बट क्या है, बट नॉट डिपॉजिटेड अप टू व्हाट। एक है टीडीएस काटा ही नहीं, एक है काट लिया। तो हमने ये क्या सीखा, काट लिया ने तो जमा करवाना होता है, और जमा कब तक करवाना होता है, आईटीआर की डेट तक। इज दैट ओके। तो अगर आपने दोनों काम नहीं किए तो 100% डिडक्शन क्या हो गई आपकी, डिसअलाउ, डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अब फर्दर आ गई क्लॉज कौन सी, सब क्लॉज 1 का ये कहता आपकी बार पेमेंट किसको दिए हो, नॉन रेजिडेंट को दिए हो, तो पूरी डिडक्शन डिसअलाउड कर दी हमने। लेकिन अगर आप किसको दिए हो, रेजिडेंट को दिए हो, तो हम डिसअलाउड सिर्फ कितना कर रहे हैं। ये सर सेम क्यों लिखा, ये डंडी यहां से क्यों निकाली, वो कंडीशन सेम है। आपने टीडीएस नहीं काटा लेकिन आईटीआर तक क्या नहीं किया, जमा नहीं करवाया। तो मान लो अगर 200 रुपए का खर्चा था, कितने का था,
तो हमने डिसअलाउड कितना किया 30%, 200 का 30% आजकल मैथ्स में 60 रुपए चल रहा है, तो मतलब 140 की डिडक्शन तो मिल गई, 60 रुपए हम तुम्हारा वाट लगाए। अब कहानी आगे बढ़ती है, इन दोनों क्लॉजेस के लिए एक नोट है। तो ये क्या कहता है, कहता है तुम टीडीएस काट लिए, कब काटे, अगले साल। और हम तो यहां स्पष्ट बोले थे कब काटना, आरपीवाई तुम काटे हो लेकिन अगले साल काटे हो, तो हम बोले कोई बात नहीं, हम इतने भी कमीने नहीं है, अगले साल काटोगे डिडक्शन अगले साल दे देंगे। या तुम क्या किए, टीडीएस तो आरपीवाई में काट लिए, लेकिन तुम जमा कब करवाए हो, आफ्टर द डेट ऑफ आईटीआर। तो हमने कहा टेंशन मत लो, हम डिडक्शन कब दे देंगे, अगले साल, क्योंकि आईटीआर तो वैसे भी आप जानते हो कहां आती है, असेसमेंट ईयर में आती है, तो अगले साल मिलेगी। तो इसलिए लिखा है देन, तो ये जो 100% नॉन रेजिडेंट था या 30% रेजिडेंट था, अलाउड हो जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच व्हाट डिपॉजिटेड। ओके किडीज, तो मतलब डिडक्शन मरी नहीं, लेकिन आपको अपनी गलती को क्या करना होगा, सुधारना होगा। जिस साल सुधार लोगे उस साल डिडक्शन पा लोगे। ओके है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन इन दोनों के लिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा हम क्या बोले, हमने यही बोला ना कि भैया आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन का मतलब है हम तुम्हें डिडक्शन देंगे, चाहे तुम क्या नहीं काटे टीडीएस, या तुम काट के क्या नहीं किए, जमा नहीं करवाए, हम दे देंगे डिडक्शन। लेकिन कब देंगे, ध्यान से देखिएगा। आपने अमाउंट पे किया या क्रेडिट किया, किसको, जिसको भी पैसे देने थे, क्या कह लूंगे, पेई, आपने उसको पैसे दे दिए, उसके अकाउंट में डाल दिए, बट विदाउट, कहीं ये वाइफ ऑफ बना दो, मेरी तरफ से विदाउट है सारे नोट्स में, राइट, कहीं लिख देना, कई बच्चे मासूम होते हैं हमारे साथ, जैसे कहते व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, सो बट विदाउट व्हाट, डिडक्शन ऑफ क्या, टीडीएस, बट सच पेई, लेकिन जो पेई था जिसको आपने पैसे दिए, देखा जाए इनकम किसकी हुई बताओ, अरे पेई की हुई, अरे देखा जाए उसके ऊपर टैक्स किसका है, पेई का है, लेकिन आप उसका टैक्स काट के सरकार को क्या कर रहे थे, जमा करवा रहे थे। अल्टीमेटली सरकार को किससे मतलब है, टैक्स से मतलब है। तो कहता उस पेई ने अपनी आईटीआर फर्निश करी, और उस आईटीआर में टेकिंग इनटू अकाउंट सच अमाउंट इन हिज इनकम, मतलब उसने उसको इनकम दिखाया जो आपने उसे FIRO जो भी दिया, उसने उसे इनकम में दिखाया, एंड उसके ऊपर स्वाभाविक उसने क्या पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया। तो पेयर जो आप हैं, पे करने वाले तो आप हैं ना, आपको एक फर्निश करना है सर्टिफिकेट, किससे, सीए से। बेटा जहां जहां वर्ड आता है ना, ऑडिट जहां जहां आता है, सीए से सर्टिफिकेट, खुश हुआ करो, क्योंकि भविष्य में यहीं पे आपकी रोटी आपको खाने को मिलेगी। ठीक है, आना ही पड़ेगा सीए के पास, बीए के पास जाओगे तो चलेगा नहीं। तो टू दिस इफेक्ट, तो आप एक पेयर हो, आप गए सीए के पास, उससे लेके आए एक सर्टिफिकेट, किस चीज का सर्टिफिकेट, देखो जी जिसकी कमाई थी उसने इस पे क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, ये सीए लिख के दे रहा है। देन इट इज व्हाट डीम्ड, हम मान लेंगे पेयर ने क्या काटा, टीडीएस काटा, क्या कर दिया, जमा करवा दिया, लेकिन कब मान लेंगे, ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आईटीआर बाय व्हाट पे, जिस समय आईटीआर ने क्या, पे ने आईटीआर क्या करी, फर्निश। दिमाग लगाओ, बात आरपीवाई की हो रही है, आईटीआर तो कब पे होती है, असेसमेंट ईयर में अगले साल, तो हम अगले साल मान लेंगे ना, तो आपको डिडक्शन भी कब मिलेगी, अगले साल ही मिलेगी ना, इस साल तो मिल नहीं सकती, मिल गई, मरी नहीं आपकी डिडक्शन। ओके और नॉट, सो ये 100% या 30% डिसअलाउड हो गया आरपीवाई में, बट अलाउड इन द ईयर इन विच पेई फाइल्स व्हाट आईटीआर, और बाय डिफॉल्ट ये ईयर कौन सा होगा, सब्सिक्वेंट ईयर ही होगा ना, गॉट और नॉट, 100%। ओके, इसके बाद इसी में सब क्लॉज 2 आ रहा है, क्या लिखा भाई, डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स। अरे इसका बीन तो मैं पहले ही बजाया था, कहां, ये लिखा है इनएडमिसिबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, सर कहां बीन बजाए थे, ये मैं उदाहरण नहीं बोल रहा था, ये रहा डायरेक्ट टैक्स, यही है। अरे गॉट और नॉट, तो ऑब्वियसली यहां क्या आ गया, रेड विद आपका क्या, 40 का, ए का क्या रे, 2। ओके, नेक्स्ट देखो, इसी में अब फर्दर आपकी जो क्लॉजेज आ गई वो आ गई 3, 4 एंड 5। उन तीनों के साथ में क्या लिख के दिया साइड पे, सैलरी हेड, सैलरी हेड, रेड विद कौन सा, चैप्टर 17 का भी किस पे है, टीडीएस पे है। तो ये देखो मैंने सैलरी हेड, सैलरी हेड, सैलरी हेड तीनों लिख दिया। सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू व्हाट, नॉन रेजिडेंट, विदाउट व्हाट, टीडीएस, तो डिडक्शन तो मिलनी नहीं। अरे क्यों नहीं मिलनी, अरे ये पॉइंट तो यार यहां पे भी तो कवर हो गया है यार, बस अब तो सब यहां कवर हो गया, दोबारा क्यों लिखा जा रहा है। अरे उन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया, कौन से पॉइंट से रिलेटेड, सैलरी। यहां तो क्या था, ये 4 वर्ड थे,
अगला क्या किया, सैलरी हेड ही है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ व्हाट एम्प्लॉय विदाउट व्हाट टीडीएस। ठीक है, तो वहां पर भी टीडीएस काटना था। देन सैलरी हेड कही, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी पर्क्स पेड बाय व्हाट एम्प्लॉयर। आपको कार दे रहा है, कार क्या है, नॉन मॉनिटरी पर्क। आरएफए दे रहा है, घर दे रहा है, नॉन मॉनिटरी पर्क। लेकिन आपने देखा कार टैक्सेबल होती है, आरएफए भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है सेक्शन 17 में परक्यूजिट। लेकिन अब एम्प्लॉयर बोलता भाई जो जितना तेरे को टैक्स लगेगा वो टैक्स भी मैं दूंगा। क्लियर है? तो टैक्स जो दिया है एम्प्लॉयर ने इस पर्क के ऊपर, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं मिलेगी इसके ऊपर? इसलिए नहीं मिलेगी, डिसअलाउड एज एग्जम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन कौन सा, 10 का सीसी। क्योंकि एम्प्लॉय को इस पे, किस पे, जो नॉन मॉनेटरी पर्क पे जो टैक्स बना, देखा जाए एक सिंपल लो, पर्क की वैल्यू आई 100 रुपए, कितनी आई, किसको टैक्स ठुकेगा बोलो, एम्प्लॉय को ही ठुकेगा। मेरे चचा को थोड़े ठुकेगा, मर जाने हो, ऐसे देखना स्टार्ट कर देते हो एम्प्लॉय को। हाँ क्या बात है, अब बोला सार्थ। तो एम्प्लॉय की इनकम होगी 100 रुपए, उस 100 रुपए पे मान लो 10 रुपए टैक्स बनता है। अगर वो भी एम्प्लॉयर दे रहा है तो तुम्हारी इनकम कितनी होगी, 110 होगी ना। लेकिन 10 का सेक्शन 10 आप सारे जानते हो, मदर सेक्शन एग्जाम्पशन का। सरकार ने उस 10 रुपए पे तुम्हें क्या कर दिया, टैक्स माफ कर दिया। तो तुम्हें तो टैक्स किस पे ठुकना था, ठीक है, 100 पे लगाया ऐसे एम्प्लॉय को। लेकिन तो सरकार ने एम्प्लॉय को किस पे टैक्स नहीं लगाया, 110 पे तो लगाया नहीं। इसलिए सरकार ने एक तरह से अदर वे राउंड टैक्स निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, उस 10 रुपए पे एम्प्लॉयर को क्या नहीं दी, डिडक्शन नहीं दी, कि आपने जो टैक्स दिया है नॉन मॉनेटरी पर्क, उसकी हम डिडक्शन नहीं देंगे। तो आसान करने के लिए मैंने 3 पॉइंट आपके कौन से बता दिए सैलरी हेड के। एक हो गया क्या आपका, भारत के बाहर विदाउट टीडीएस, दूसरा फंड्स में कंट्रीब्यूशन, तीसरा नॉन मॉनेटरी पर्क्स के ऊपर जो टैक्स बना। ओके किडीज, डायरेक्ट टैक्स वाला तो कोई रोला था ही नहीं, और ये खूबसूरत था। ध्यान रखना है 40 का छोटू ए, 100% एंड 30% वाला। अरे ओके, नाउ गाइस 40 का बी, ये है बेसिकली फर्म और पार्टनर से रिलेटेड। अब याद कीजिएगा सेक्शन 28 में भी हम पढ़ के आए थे इसके ऊपर। और मैं बता देता हूं, कल मैंने आपको, मतलब पिछली कक्षा में मैंने आपको ये करवाया नहीं था। मैंने कहा था भैया पढ़ेंगे हम 6वां पॉइंट, सेक्शन कौन से, 28 में, देख रहे हो? और एक बार देख भी लो पूरा क्या लिखा है। पार्टनर ऑफ फर्म के क्या मिला, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, आसान भाषा में हम रेम्युनरेशन कह देते हैं, टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर व्हाट 40 का बी। ये है क्या बीमारी, आज समझ में आएगी। बार बार एक ही चीज आपको कहता हूं, सब्जेक्ट टफ नहीं है, आप पढ़ कैसे रहे हो, आपको पढ़ाएं कैसे जा रहा है, ओनली दैट मैटर्स। वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, पढ़ना क्या होता है, इजी, कुछ है ही नहीं। ध्यान से, फर्म में ध्यान रखिएगा एलएलपी भी लिए हैं हम, और 40 का बी है तो डिडक्शन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं, अरे सर ऊपर तो आप हेडिंग दिए थे क्या, हाँ, तो यहां पे भी थोड़ा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मिक्स मिठाई है। यहां रेम्युनरेशन वर्ड भी मैंने डाल दिया। एक इंटरेस्ट को अलग रखो, बाकी चीज को क्या कह लो, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन, सैलरी, कंडीशंस। इसलिए मैंने एक वर्ड बना दिया रेम्युनरेशन, एक क्या बना दिया, इंटरेस्ट। कहता इफ ऑथराइज्ड बाय डीड, इफ पार्टनर्स की डीड बनती है ना तो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, तो डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सिर्फ किसको, अगर वर्किंग, तो नॉन वर्किंग पार्टनर, जैसे आप कहते हो स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर से याद आया, आज हमारी क्लास की स्लीपिंग ब्यूटी नहीं आई, राइट। अरे समझ गए, हाँ, नाम लेना जरूरी थोड़े है। ओके, सो नहीं मिलेगी डिडक्शन अगर दिया है किसको, स्लीपिंग पार्टनर को। 2 कंडीशनें होगी, एक डीड में लिखा हो, 2 वर्किंग को दिए हो, ठीक है। सो कहने का मतलब है इन्हीं को ही मिलेगा। अच्छा दोबारा देखिएगा कि यहां गलती ना हो, मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं। पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट में फर्क देखो क्या है। पहले पॉइंट में 2 चीजें हैं, रेम्युनरेशन के साथ में क्या है, इंटरेस्ट है।
वो तभी मिलेगी अगर कहां लिखी है, लेकिन रेम्यूनरेशन सिर्फ किसको है? तो सीखा क्या, अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? नॉन वर्किंग पार्टनर को। अरे मिल जाएगी डिडक्शन अगर कहां लिखा है? डीड में लिखा। क्लियर? इसलिए पूरा लिख दिया भाई, कहीं मैसेज गलत चला जाए। फिर आगे दोनों चीजें, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। कहता एक और कंडीशन है दोनों के लिए, ओनली आफ्टर डेट ऑफ व्हाट? अरे डीड का पॉइंट था ना, डीड में हो तभी। ओनली आफ्टर, ये आफ्टर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर डीड से पहले का इंटरेस्ट है तो क्या नहीं मिलेगी यार? डिडक्शन नहीं मिलेगी। दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव, प्रायर नॉट अलाउड। अब इंटरेस्ट किस चीज का सर? बाय डिफॉल्ट हमारे जहन में आता है कैपिटल, लेकिन याद करो तुम 12वीं कक्षा में थे तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अलाउड होता था। तुमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा, कहां? फाउंडेशन में, टोटल 74 सेक्शंस में। तो इसलिए दोनों ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन दोनों ही है। कितना अलाउड है भाई? मैक्स 12% पर एनम अलाउड सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल का मतलब है कंपाउंडिंग नहीं होगी। अब इंटरेस्ट के पॉइंट फिर इकट्ठे करो। इंटरेस्ट अलाउड है, एक डीड में हो, डीड से पहले का नहीं होगा, 2। क्लियर है? 2 सिर्फ इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट एक डीड में, 2 डीड से पहले का नहीं होगा, 3 ज्यादा से ज्यादा 12% होगा। क्लियर है? अब रेम्यूनरेशन पे फिर आ गया, लेकिन रेम्यूनरेशन पे जाएं, रेम्यूनरेशन के ऊपर 3 पॉइंट खड़े। रेम्यूनरेशन कब? डीड में हो, 2 डीड से पहले का नहीं होगा, 3 सिर्फ वर्किंग को, 4 है सबसे इंपॉर्टेंट। रेम्यूनरेशन अलाउड है ऑन बीपी। सर व्हाट इज बीपी? बुक प्रॉफिट। अब ये क्या बीमारी होती है सर? बीपी कैसे निकालेंगे? कहता है जैसे पीजीबीपी इनकम निकालते हैं वैसे निकालो, जैसे जो अभी तक आप पढ़ के आए हो, क्या लेस करना है क्या लेस नहीं करना, जो अभी तक पढ़ के आए हो वैसे ही निकालो। लेकिन अगर P&L में क्या डाल रखी है? रेम्यूनरेशन, उसे ऐड बैक कर लो बिफोर रेम्यूनरेशन। इसलिए लिख के दिया इफ रेम्यूनरेशन डेप्टेड टू P&L, क्या करो? ऐड बैक करो। क्यों? क्योंकि जो तुमने रेम्यूनरेशन माइनस कर दी P&L में, हम उतनी तो डिडक्शन दे ही नहीं रहे। 40 का B कोई लिमिट लगाने जा रहा, इतनी डिडक्शन देंगे। और कहता अगर इंटरेस्ट तुम दिए हो डेप्टेड टू P&L इन एक्सेस ऑफ 12%, तो उसे भी क्या करो? ऐड बैक करो, क्योंकि अलाउड ही कितना है? 12 है। और ये सर डेप्रिसिएशन का पॉइंट क्यों लिखे? अरे इसलिए लिखा हूं, मैं तुम्हें बताया था कि पीजीबीपी इनकम निकालनी है बिफोर डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस हेड में क्या नहीं हो सकता? लॉस। लेकिन यहां ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही निकालनी है। इफ डेप्रिसिएशन नॉट डिडक्टेड, भगवान के लिए डिडक्ट कर लो। अरे ओके और नॉट, बार बार हार्मोनाइज कर रहा हूं, गड़बड़ आपकी ना हो, क्योंकि कई बार वो दिमाग में पॉइंट फंस गया, ये मिस हो गया, और ये इसी वजह से ये सब्जेक्ट आपका क्या होता है? फंसता है। आइए अब रेम्यूनरेशन मिलनी तो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को है। किसके ऊपर मिलनी है? बुक प्रॉफिट पे। अब कितनी मिलनी है? कहता है ऐसा है, तुम पहले बुक प्रॉफिट निकालो। हमने कहा निकाल लिए। मान लो उदाहरण के लिए बुक प्रॉफिट निकाले 10 लाख। कितना? कहता जो पहला 6 लाख रुपया है, पहला रेम्यूनरेशन का नहीं, किसका? बुक प्रॉफिट का। तो पहला जो 6 लाख है ना, उसका कितना निकाल लो। तो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से कितना बन गया? 5,40,000। लेकिन उसको कंपेयर किससे करो? विच एवरेज क्या लो? हायर क्या आ गया? 5,40 आ गया, हाँ है ना। पहले बुक प्रॉफिट निकाल लो, मान लो कितना आ गया? 10 लाख आ गया। उसका पहला कितना लो? 6 लाख। तो 6 लाख का क्या करना है? 3 लाख और 90% ऑफ 6 लाख का 5,40, तभी कह रहा हूं ना मैं। विच एवरेज हायर कितना आ गया? 5,40। ये डिडक्शन मिलेगी। सर मान लो सर भाई बुक प्रॉफिट ही 5 लाख है, कितना है? तो ऑब्वियसली 3 लाख और 90% ऑफ 5 लाख ही लोगों ने। अरे गॉट और नॉट, वो ध्यान रख लेना। एंड बैलेंस बुक प्रॉफिट, जैसे मेरे एग्जांपल में कितना था? 10 लाख था, तो पीछे कितना बचा? 4 लाख। तो 4 लाख का कितना ले लो? मान लो टोटल है ही बुक प्रॉफिट 8 लाख, तो यार बैलेंस कितना बचा? 2 लाख का लोगे ना आप 60%। इतना दिमाग तो लगाओ। इसलिए मैं बार बार कहता रिवीजन से चीज समझ में आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो शून्य है, शून्य काल में चली जाएगी अगर आप प्रश्न ये क्लास लगाने के बाद, ये नहीं कि परसों करें, कल भी करेंगे तो आधा उड़ जाएगा।
आज करेंगे तो ये 100% आपको टिकेगा, कहीं हिलेगा ही नहीं जीवन भर। गॉट? सो एक एक्सप्लेनेशन आती है इसी 40 का बी की। ये क्या लिख दिए हो सर? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। दूसरा क्या लिख दिया हूं मैं इसे? और पर्सनल या जैसे कहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी। सर कुछ समझ में नहीं आया। मान लो एचयूएफ है पार्टनर, कौन है? लेकिन आप तो जानते हो एचयूएफ कोई अलग से व्यक्ति थोड़े है, अरे नेचुरल पर्सन थोड़े है। एचयूएफ को रिप्रेजेंट कौन करता है? करता। तो मान लीजिए फर्म में पार्टनर एचयूएफ है, करता नहीं है, लेकिन एचयूएफ की तरफ से जाएगा कौन? जाएगा तो करता। क्या करता पार्टनर है? नहीं। तो कर्ता को हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एचएफ को। तो सर इससे क्या रोला? इससे रेम्यूनरेशन पे इंपैक्ट है, इंटरेस्ट पे इंपैक्ट है। सर कैसे? दिमाग लगाएंगे। मैं यहां तुम्हें एक चार्ट बना के दिया हूं, इसको अच्छे से चार्ट लो, गलती नहीं होगी। पहले 2 पॉइंट में मैंने लिखा तुम पार्टनर हो किसमें? इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मान लो मैं करता हूं, मैं कौन? मैं ऐसे करता ही पार्टनर हूं, मतलब मैं एचएफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे इंडिविजुअल उसमें क्या बन गया? पार्टनर। एक है मैं वहां पार्टनर किसमें हूं? 2 पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के। ओके किडीज, अगर मैं अपनी कैपेसिटी में हूं, अगर मैं, तो जो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होगा तो मेरी कैपेसिटी में रिसीव होगा ना, राइट? तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? कितना मिल सकता है डिडक्शन? 12% एज पर 40 का भी। लेकिन मान लो मैं तो पार्टनर हूं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट किस में मिल रहा है? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। मतलब मेरे को मेरी वजह से थोड़े मिल रहा है, वो इंटरेस्ट किसका मिल रहा है? एचएफ का मिल रहा है। एचएफ ने पैसे लगाए होंगे। इन दैट सिचुएशन आपने ध्यान रखना है 40 बी लिमिट ऑफ 12%, नॉट टू अप्लाई। इवन कितना है? मोर देन 12% पूरा अलाउड, क्योंकि अब की बार इंटरेस्ट 15% अगर दिया है, पार्टनर को थोड़े दिया है। अरे हाँ है ना, पार्टनर को देते कितना होता? 12 रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। आर यू ओके और नॉट? सेम वे अगले 2 पॉइंट हमारे और आ रहे हैं। अब की बार हम पार्टनर हैं किसमें? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, ठीक है। और यहां सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसलिए मैंने हाईलाइटर लगाया। रेम्यूनरेशन की बात नहीं हो रही। मैंने यहां नीचे नोट लिख के दिया है, एक्सप्लेनेशन नोट फॉर व्हाट। सो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी है रिप्रेजेंटेटिव 40 बी, जो पढ़ाए वही लगना है, उसमें कोई रोला नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो गलती मत कर दीजिएगा, हाईलाइटर भी मैंने लगा दिया, फिर भी बच्चे तो हमारे मासूम ही हैं, क्योंकि है तो बच्चे ही। सिर्फ लिख के छोड़ दो या यूं लिख के छोड़ दो, रेम्यूनरेशन नहीं है यहां पे। तो आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, मतलब करता गया, लेकिन करता खुद पार्टनर नहीं है। और इंटरेस्ट किसमें मिला? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैक्स कितना रहेगा? 12%। अब की बार फिर से आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो, लेकिन इंटरेस्ट किसमें मिल रहा है? इंडिविजुअल। मतलब मेरे लिए इंडिविजुअल, एचएफ ने थोड़े दिए पैसे, तो मेरे लिए है, तो फिर तो 12% की लिमिट लगेगी ही नहीं। आर यू ओके और नॉट? थोड़ा शांति से आपको देखना पड़ेगा, एक आधा क्वेश्चन कीजिए, तब जाके शांति प्राप्त होगी। मैंने तो मोटा मोटा इवन एग्जाम्पल देके बोल दिया आपको। दूसरी बात, यहां पे मैं लिंक करूंगा आपका सेक्शन नंबर 3 वाला पॉइंट, कि सेक्शन नंबर कौन सा किए थे आप? 28, ठीक है। और 28 में क्या थी आपकी? पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम। वहां पे हम कौन सा पॉइंट किए थे? पॉइंट नंबर 6। मैं आपको एक बार दोबारा लेके जाता हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। आइए अब ध्यान से देखना, आप पार्टनर हो, हम पढ़ रहे हैं, पहले ध्यान से देखिए, चार्जेबल सेक्शन पढ़ रहे हैं, बिजनेस इनकम। 6वां पॉइंट, आप पार्टनर हो किसमें? फर्म में। क्या मिला आपको? ब्याज, ये रेम्यूनरेशन मिली। क्या लिखा है? टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर व्हाट? सर क्या मतलब हो इसका? ध्यान से, इंटरेस्ट कितना मिलता है भाई? 12%। 12% मिलता नहीं है, 12% की डिडक्शन फर्म को मिलती है। मान लो फर्म दे रही है 15% ब्याज, कितना दे रही है? फर्म को डिडक्शन कितनी मिली? 12%। तो दिमाग लगाओ, फर्म पे टैक्स कितने पे लगा? तो जो 12% आपको मिल गया, वो आपकी क्या बन गई? बिजनेस इनकम बन गई। आर यू गेटिंग और नॉट? सरकार कहती है फर्म को डिडक्शन दी, तुम्हें तो ठोकेंगे, ये तुम्हारी पर्सनल बिजनेस इनकम बनी। टू द एक्सटेंट अलाउड। ऐसे ही रेम्यूनरेशन जितनी वहां माइनस हो गई,
40B में मान लो माइनस हुई 4 लाख, आपको मिले 6 लाख, तो 2 लाख रुपए आपकी क्या बनी? इनकम बनी। ओके, सो राइट। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा बात को। पॉइंट नंबर 6 में क्या था? पॉइंट नंबर 6 में था, ये था पार्टनर के लिए, ये गलती ना हो, पार्टनर के लिए क्या थी? पीजीपीपी। कितनी? चाहे इंटरेस्ट या क्या? रेमुनरेशन। कितना? टू द एक्सटेंट नॉट अलाउड। अंडर सेक्शन कौन सा? 40 का बी। ठीक है, उतना। अब यहां एक सेकंड पॉइंट और देखो, पीजीपीपी इनकम निकाल रहे हैं फर्म की, एंड में क्या निकल गया है? प्रॉफिट। एंड में क्या निकल गया है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पे फर्म को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको बेसिक्स में लेके जा रहा हूं, बेसिक्स वाले नोट्स में। प्लीज चीजों को कनेक्ट कीजिए, नहीं कनेक्ट करेंगे चीजें टिकेंगी नहीं। सॉरी टू से। याद कीजिए फर्म के टैक्स रेट्स ये थे हमारे। अरे फर्म को भी तो कितना टैक्स चुकता है? 30%, बाकी वो सरचार्ज ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, राइट, क्लियर। तो फर्म का जो प्रॉफिट आया, फर्म को क्या ठुक गया? टैक्स ठुक गया। मान लो, प्लीज उदाहरण लो एक सिंपल, फर्म की इनकम है 10 लाख रेमुनरेशन देने के बाद, तो 10 लाख के ऊपर 30% कितना टैक्स ठुक गया? 3 लाख। कितने बचे? 7 लाख आपको मिल जाएंगे एज ए पार्टनर। किसमें? रेशियो में। मुझे बताओ 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगना चाहिए या नहीं? यस और नो बोलेंगे बस। लगना चाहिए या नहीं? यस और नो। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फर्म को ऑलरेडी उस पर ठुक चुका है, तुम्हें ठुकेगा तो क्या हो जाएगा? डबल टैक्स हो जाएगा। सर लॉ इज नथिंग बट व्हाट? यूज दैट। ये लिख के दिया 10 का। ठीक है, 2 का मदर सेक्शन आ गया एग्जाम्पशन का। एग्जाम्पशन ऑफ शेयर ऑफ इनकम। यार इनकम का यहां मतलब क्या होगा? इतनी तो अकल होगी ना। वी आर टॉकिंग हियर व्हाट? प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट किसका? शेयर किसका? पार्टनर। किससे? उस पे टैक्स नहीं लगेगा। रीजन आप समझ गए? टू अवॉइड व्हाट? डबल टैक्स। ओके। और पढ़ने का मतलब या रिवीजन जब करते हो कैसी होनी चाहिए? जब आपने ये फर्म का पॉइंट बनाया, यहां फर्ज बनता है एक क्वेश्चन फर्म के टैक्स रेट का कर लो। राइट, क्लियर है? तो ये था आपका 40 का क्या? छोटा ए। और इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है? बड़ा ए। सो गाइस 40 का ए आ गया, कोई ब्रैकेट नहीं है। सेक्शन 40A, ए मींस कैपिटल ए। अगेन है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, जिसका मतलब हो गया आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहां पे आ रहा है 40 का ए का 2, और पूरा कोशिश करें इसको जीवन भर आप, मतलब जो भी है हमेशा ये आपको सब सेक्शन के साथ याद रहे। 40 का ए का 2 क्या कहता है? आपने पेमेंट करी है किसको? अपने रिश्तेदार या एसोसिएट्स, जानकारों को। जैसे हम नाम दे सकते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। और पेमेंट कितनी करी है? एक्सेसिव या अनरीजनेबल। क्यों करी है? ज्यादा पेमेंट दिखाओगे ज्यादा खर्चा हो गया, टैक्स क्या है? कम। गेम करिए ना। तो ज्यादा पेमेंट तो आप उसी से बिल ले सकते जो आपका जानकार हो। तो अनरीजनेबल जितना अमाउंट है एज पर व्हाट? असेसिंग ऑफिसर। क्या हो जाएगा? असेसिंग ऑफिसर क्या कंसीडर करेगा? फेयर मार्केट वैल्यू, लेजिटिमेट नीड ऑफ बिजनेस, क्या वो बेनिफिशियल है पेमेंट आपके बिजनेस के लिए। तो रिलेटिव वर्ड था। रिलेटिव की यहां डेफिनेशन आती है, अगर इंडिविजुअल हम देखते हैं तो उसमें उसकी स्पाउस आ गई, ब्रदर आ गया, सिस आ गया, चाहे ब्रदर सिस स्टेप हो। एंड लीनियल असेंडेंट है ये वर्ड, जिसमें नेचुरल है आपके क्या आगे? पिताजी आगे, पेरेंट्स आगे, उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों ही आएंगे। स्वाभाविक है, फादर मदर, कहीं आप उन मदर को छोड़ ही दें। ऐसे ही लीनियल डिसेंडेंट आगे, आपके आगे आने वाली किस्तें पुश्ते। चिल्ड्रन 2 प्रकार के होते हैं, सन एंड डॉटर, दोनों ही आएंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। लेकिन एक पॉइंट और है इनके अंदर, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब ये क्या होता है बताता हूं अभी। एचएफ के केस में उसके रिश्तेदार कौन होंगे? मेंबर एंड देयर रिलेटिव्स। फर्म एलएलपी में कौन हो गया? पार्टनर एंड देयर, मतलब रिलेटिव हर जगह क्या चाह रहा है? सेम। एओपी बीओ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नेचुरल है क्या आ गया? आपके मेंबर्स एंड उनके क्या? रिश्तेदार। कंपनी के केस में कौन है? डायरेक्टर्स एंड देयर
रिलेटिव्स। ठीक है जी। तो साथ में अब क्या आ गया, क्योंकि इसी चीज में कि रिश्तेदार, अकेला रिश्तेदार की बात नहीं है, साथ में वर्ड क्या था, एसोसिएट, ये वो। तो कहता अगर आपका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और ये एप्लीकेबल किसके लिए है, एनी एसएससी। एसएससी तो ऊपर समझ गए ना, चाहे आप क्या है, इंडिविजुअल हैं, एचएफ है, फर्म है, कंपनी है, कोई भी एसएससी, और उसका एसोसिएट कौन ले लिया गया, कोई भी पर्सन, या उसका आगे कौन, रिलेटिव, या एनी एसएससी, या उसका क्या, मतलब कहीं ना कहीं आपका इधर कोई ना कोई क्या है, संबंध है, या तो इधर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या इनका क्या है, आप में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। वो कैसे होगा, कहता अगर कोई कंपनी है, कोई, तो कम मान के चलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर आपके पास उसके कम से कम कितने शेयर हैं, और वो भी कौन से, विद व्हाट, और शेयर भी कौन से होने चाहिए, बेनिफिशियल ऑनरशिप, जैसे आप कंपनीज एक्ट में 89 में पढ़ते भी हो। ठीक है, वही कंपनीज एक्ट भी मैं साथ में लिख के दे देता हूं भाई। और अगर फर्म एओपी, बीओआई एटसेट्रा है, तो उसमें तो इक्विटी शेयर नहीं होता ना यार, तो उसमें कम से कम आपका क्या होना चाहिए, 20% प्रॉफिट शेयर। तो अगर आपका इस तरह से भी कोई सेटिंग है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मान लेंगे, सब्सटेंशियल है तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो पेमेंट्स को। इसलिए हमने कहा पेमेंट कितनी अलाउड होगी, जो क्या हो, रीजनेबल हो, क्योंकि पेमेंट क्या होनी चाहिए, आर्म्स लेंथ पे। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। तो अगर एक्सेसिव लगता है एओ को जितना, तो उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, डिस अलाउड। तो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, यूं कह लीजिए, वो किसको कंसिडर करेगा, फेयर मार्केट वैल्यू। ओके बेटा। देन आ गया 40 का 1/3 जो हमने बार बार पढ़ा। अगर किसी भी एक्सपेंडिचर की आपने पेमेंट करी है, मोर देन क्या करी है, 10,000 करी है, किसको करी है, सिंगल पर्सन को करी, कब करी है, सारी कंडीशंस। तो 10,000 से ऊपर की पेमेंट व्हाइट में होनी चाहिए, और व्हाइट का मतलब क्या है, अकाउंट पे ही चेक और ड्राफ्ट होना चाहिए, मतलब इवन बेरर या क्रॉस चेक भी नहीं चलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्टर को की है तो लिमिट चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 35,000। इफ डिडक्शन क्लेम्ड इन अर्लियर ईयर ऑन अक्रूअल बेसिस, मतलब मान लो इस साल का खर्चा हुआ, उधार पे हुआ, अरे यार परचेजेस करी, तो एंट्री क्या डाल दी, परचेजेस टू क्रेडिटर, परचेजेस खर्चा, डिडक्शन पूरी ले ली, और पेमेंट कर रहे हो आप अगले साल, और अगले साल किस में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो। तो एंड इफ सब्सिक्वेंटली पेड, इस तरह से कैश कुश या बेरर में, देन डिडक्शन टू बी विड्रॉन एंड टैक्सेबल क्या बन गई, बिजनेस इनकम बन गई। क्लियर है, क्योंकि आप गलत डिडक्शन ले गए। ओके है। एक्सेप्शंस, जिसका मतलब है कोई टेंशन नहीं, कैश से करो, बेरर चेक से करो, ये वर्ड कौन सा, सीसी, क्रॉस चेक। अगर आपने पेमेंट किसको करी है, बैंक को, यार बैंक में तो कैश ही दे के आओगे, या आरबीआई को, गवर्नमेंट को, या किसको, एलआईसी को, क्योंकि एलआईसी स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, सरकारी कॉर्पोरेशन होगी। या बैंक के थ्रू आप कोई पेमेंट ट्रांसफर करते हो, निफ्टी मालूम होगा, नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम, ईसीएस, कुछ भी कहो। या बुक एंट्री एडजस्टमेंट है। बुक एंट्री क्या होती है, मान लो मैंने आपको पैसे देने हैं तो आप मेरे क्या होगे, क्रेडिटर, और मैंने आपसे लेने भी है तो आप मेरे क्या होगे, तो इसको हम म्यूचुअल ओइंग कहते हैं, इसको हम एंट्री क्या कर लेते हैं, कैंसल आउट। तो कैंसल आउट है, उसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो ये नहीं कि पहले पैसे दो फिर एक नंबर में पैसे लो, कहते कैंसल आउट सीधा कर लो। आपने पेमेंट करी है एग्रीकल्चर एंड उससे संबंधित एलाइड सेक्टर, जिसमें क्या गया, पोल्ट्री, फिश, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो उसमें कोई टेंशन नहीं, किसान भाई लोग हैं, इनके यहां तो कैश ही चलता है। देन आ गया रिटायरमेंटल बेनिफिट, जैसे ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट, कॉम्पनसेशन, लेकिन उसकी एक लिमिट बता दी गई, कितनी, 50,000 तक हो तो कैश में दे सकते हो। सैलरी दी है इंप्लॉय को, लेकिन वो पोस्टेड का है रिमोट एरिया। रिमोट का मतलब भी क्या, फार फ्लंग एरिया, बहुत यूं कह लो जंगलात वाले इलाके में पोस्टेड है, या वो शिप पे है, तो बेटे वहां पे ऑनलाइन चलता नहीं है ना, आप गूगल पे करो, राइट। तो और वहां पे आप पोस्टेड हो कम से कम कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अदर देन व्हाट, नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, फिर तो बैंकिंग सिस्टम है ये वो, तो वहां कैश दे सकते हो। कहता है देन आपने पेमेंट करी वेयर नो बैंकिंग क्या फैसिलिटी, वही फॉरेस्ट, ये वो कहीं ऐसा कुछ माइन से वो कहीं काम कर रहे हो। या पेमेंट टू किसको करी, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है जो काम करती है बिना किसके, बिजली के, तो गरीबी वाली बात होगी ना, तो वहां बैंक बुक नहीं होते यार।
देन पेमेंट करिए आपने अपने किसी एजेंट को, उस एजेंट ने क्या करना है, हु इज रिक्वायर्ड टू मेक फर्दर पेमेंट इन व्हाट, कैश, ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल, फॉर व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। आपके बिहाफ पे आपका एजेंट 36 लोगों से सामान खरीद के लेके आता है, तो लेके आता है, उसने आगे किसानों से खरीदना है या उससे खरीदना है, जिससे मर्जी, लेबरर को देने हैं, तो यार कैश ही देगा ना। तो आप एजेंट को किसको में दे सकते हो, कैश में, क्योंकि उसने आगे कैश में पे करना है। ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर, आपको मालूम होगा, ये आप डेफिनेशन पढ़ते हो फेमा में 2 का सी, लिखना चाहो साइड में लिख सकते हो। तो उससे आप क्या खरीद रहे हो, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, या टीसी क्या कहते हैं हम, ट्रेवलर्स चेक। तो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो मनी चेंजर का काम ही क्या है, अरे कैश लेकर के डॉलर देना है यार, तो कैश तो अगला गॉड और नॉट, तो उसमें कोई रोला नहीं है। देन 40 का ए का 7 मैंने पहले करवा दिया था, 40 का ए का 9। अगर आप फिर देखो, ये 36 में हमने वेलफेयर फंड वगैरह पढ़ा था, कहता प्रोविजन बनाई है ना, एम्प्लॉयर बड़े हरामी होते हैं, कहते प्रोविजन बनाई वेलफेयर फंड, अरे वेलफेयर करनी तो करना, प्रोविजन डिसअलाउड है, हाँ अलाउड है, तो एक्चुअल में पैसा क्या कर दे, स्पेंड कर दे। क्लियर, क्योंकि ये धक्के से क्या ले जाते हैं, डिडक्शन ले जाते हैं इस चीज की। डीम्ड बिजनेस इनकम, सिंपल, पहले आप क्या ले गए थे, डिडक्शन, ठीक है, जैसे बैडेड वाला बताया था मैंने, ये देखो ना 41 का 4, बैडेड की डिडक्शन ले गए, फिर क्या होगी, रिकवरी, तो यार इनकम मानना ही चाहिए ना। तो बस यही है इसका बेस डीम्ड बिजनेस इनकम का। इसलिए सबसेक्शन 1 क्या कहता है, रिकवरी हुई है किसकी, एनी एक्सपेंडिचर क्लेम्ड एज व्हाट, ठीक है, कोई भी। इसे हम कहते हैं रिमिशन और सिसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। रिमिशन जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे 63 में, जिससे सामान खरीदा उसने ऐश करवा दिया आपकी, कहता छोड़ो क्या लेनी है आपसे, क्या पेमेंट, सामान आपने खरीदा था, परचेजेस है, परचेजेस की क्या लेंगे, डिडक्शन, अगले ने आपको पूरा पैसा छोड़ दिया तो क्या हो जाना चाहिए, बिजनेस इनकम। सो ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, क्योंकि ये वर्ड क्या लिखा, क्रेडिटर्स विदाउट, मतलब डिस्काउंट, अगले ने क्या कर दी, फुल सेटलमेंट, पूरा का पूरा ही छोड़ दिया, ऐश करवा दिया आपकी। जैसे जीएसटी का क्या मिल गया, रिफंड मिल गया, तो इनकम मानोगे अगर जीएसटी की डिडक्शन लेके बैठो, क्योंकि हमने इससे पहले पन्ने पे पढ़ाई ना यार, इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या मिल जाती है आपको, डिडक्शन मिलती है, कहां रही, ये रही, गॉट और नॉट। देयर आफ्टर ऐसे ही जैसे स्टॉक इन ट्रेड है, डिस्ट्रॉयड हो गया तो आपने डिडक्शन ले ली होगी, लेकिन लेटर ऑन अगर आपको क्या मिल जाए तो यार इनकम तो मानोगे ना यार। ऐसे ही वेवर ऑफ लोन लिया था तो लोन माफ कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने माफ किया तो इसको तो ऑलवेज टैक्सेबल एज इंक्लूडेड इन व्हाट, डेफिनेशन ऑफ इनकम, जो कि आप जानते हैं कहां आती है, 2 का 24 में, ठीक है। लेकिन अगर लोन किसी और से लिया, गवर्नमेंट नहीं, बैंक बुक या कोई और, ठीक है, अगर वर्किंग कैपिटल लोन है तो ध्यान से देखना, प्रिंसिपल अमाउंट, कौन सा अमाउंट, रिमिट मीन्स अगलों ने माफ कर दिया, वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट उसका क्या होगा, वो टैक्सेबल नहीं, क्यों, एज नॉट अलाउड डिडक्शन ड्यू टू सेक्शन कौन सा, 43 का बी, 43 का बी याद आ गया, रेड विथ 36 की यार, वो तो तभी डिडक्शन मिलती है अगर आपने पेमेंट कर दी है, तो ब्याज तो अभी दिया ही नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिली, तो इसलिए उसे क्या नहीं मानेंगे, इनकम। लेकिन मान लो अगर लोन था कैपिटल नेचर का, कैपेक्स पर्पस के लिए, कहता है उसे तो हमने टैक्सेबल मानना नहीं है, क्यों जी, बिकॉज डिडक्शन नॉट अलाउड, क्यों नहीं अलाउड, अरे क्योंकि आइटम ही कैपेक्स है तो पीएनएल में नहीं आई, पीएनएल में नहीं आई तो इनकम नहीं बनी तो डिडक्शन नहीं मिली तो दोबारा से वेव हो गया, तो उसको इनकम अपन नहीं मानेंगे। ओके है। 41 का 2 मैंने पहले पढ़ा दिया था, बैलेंसिंग चार्ज पावर यूनिट्स वाला, कि उसने एसेट क्या कर दिए थे, बेच दिए थे, याद आ गया। तो जो गेन बना था अप टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने क्या माना था, बिजनेस इनकम। भैया दोबारा लिंक करते जाओ, लिंक करोगे चीजें अच्छी लगेंगी, इजीली टिकेंगी। देखो यही था, अप टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या मानी थी, बिजनेस इनकम, उसके ऊपर कुछ हुआ तो क्या माना था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 50 का ए में। ओके, सो गाइस सबसेक्शन 3 ये भी मैंने कल आपको करवा दिया था, सेल ऑफ व्हाट, वो कैपिटल एसेट साइंटिफिक रिसर्च में जो हम 35 में पढ़ के आए थे, 43 का 1 में पढ़े थे, फिर वो ब्लॉक में भी गया था, राइट, बहुत कुछ ये सब पढ़े थे।
सो हमने कहा था डीम्ड बिजनेस इनकम कितनी थी, सेलिंग प्राइस, और ये फैमिली प्लानिंग में भी तो आज पड़ा सेम वही, सेलिंग प्राइस और डिडक्शन विच एवर इज एक्सेस हो गया तो क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके है ये सेल वाला, देखना चाहो तो दोबारा देख सकते हो, लेकिन वही है ना भैया, इसके बाद क्वेश्चन कर लेना तो कहीं कोई चीज हिलेगी नहीं, नहीं करोगे तो भाई कोई फायदा भी नहीं होना। कहाँ है यार, आजा भाई, ये रहा, देखो ये लिख के दिया 41 का 3, हर जगह मैंने हार्मोनाइज कर रखा। अगर कैपिटल एसेट बेच दिया, सेलिंग प्राइस और डिडक्शन विच एवर इज लेस, क्या बन गई, डीम्ड बिजनेस इनकम, और उसके ऊपर जो बना क्या बन गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। राइट, बाकी तो वो समझ गए ना। 43 का 1 हमने क्या किया था, वो साइंटिफिक रिसर्च के बाद आप कहां ले आए थे, रेगुलर बिजनेस में, तो हम उसे ब्लॉक में लेके गए थे विद वैल्यू एज व्हाट, नील, ठीक है। फिर बाद में बेचो पूछोगे तो सेक्शन 50 में वो सीज टू एग्जिस्ट या डीम टू सीज टू एग्जिस्ट वाला। देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ डिफंक्ट बिजनेस, डिफंक्ट मीन्स जो बंद कर दिया, तो याद करो मैंने बताया था वो बिजनेस लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितने साल के लिए, 8 साल, तो 8 साल तक वो हुआ, और उसके बाद मान लो वो जो लॉस था वो क्या हो गया, रिकवरी होगी 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद जो भी पैसा रिकवर हो गया क्या बन गया आपकी, डीम्ड बिजनेस इनकम, क्योंकि आप उसकी डिडक्शन लेंगे सेट ऑफ करवा के। 43 का ए, अरे ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आ गया एक और पॉइंट, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, कहता एसेट अक्वायर किया आपने जी, लेकिन कहां से एक्वायर किया है, फॉरेन कंट्री से। कैसे एक्वायर किया है, क्रेडिट पे, सीआर मींस क्रेडिट, तो फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेन एक्सचेंज के रेट क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो कहता मान लो $1,00,000 में चीज खरीदी, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, अगर रुपया गिर गया तो नेचुरल पेमेंट क्या होगी, बढ़ गई, तो फिर हमें क्या हो गया, लॉस, वरना वाइस वर्सा क्या हो सकता है, गेन भी। तो कहता है गेन लॉस ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, उसकी एडजस्टमेंट कहां करोगे आप, ब्लॉक में, और कब करोगे, नेचुरल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट, तभी पता चलेगा ना आज डॉलर का रेट क्या, वरना मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे उतरे हमें क्या फर्क, असली फर्क कब पड़ता है, जब चीज को क्या किया जाए, बेच दिया जाए। तो पेमेंट किसको करी आपने, फॉरेन सप्लायर को करी, या किसको करी, फॉरेन बैंक को करी, तो गेन हो गया, तो एड इन व्हाट, ब्लॉक, लॉस हो गया तो क्या करते हैं आप, डिडक्ट इन द ब्लॉक, इज दैट ओके। नाउ गाइस 43 का बी जो हमने कहा था, डिडक्शन ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, एफबीआई तो हमने कर ही लिया था, और ये टैक्स वाला भी करवा दिया था। देन कुछ नहीं है, लीव इनकैशमेंट, अगर याद करो सैलरी हेड में हम पढ़ के आते थे, ठीक है, वही सैलरी भी मैंने लिख दिया, ठीक है, ये भी पेमेंट बेसिस पे। अगर रेलवे को पेमेंट करी है किसके लिए, उनके कुछ क्या यूज किया आपने, एसेट्स, तो भी पेमेंट बेसिस। अब ये एमएसएमई नहीं है, ये ध्यान रखना, पेमेंट करी आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को, मैंने लिख भी दिया, मीडियम नहीं है यहां पे, और इनके लिए ये फिर इंपॉर्टेंट देखो क्या सर, अरे इंपॉर्टेंट ये है मेरे मासूम बच्चों, ये 4 का आंसर अलग है, इन 4 के लिए आपको पेमेंट कब तक करनी थी, ITR की डेट तक, हाँ है ना, ये लिख के दिया था ना। बट ये जो 5वां है इसको याद रखें अलग से ही, इसलिए कलर चेंज थे भाई, 5वें की जो आपने पेमेंट करनी है वो ITR नहीं है। कहता है ऐसा है, माइक्रो स्मॉल के ऊपर एक कानून लगता है, MSME एक्ट 2006 का, और उसके सेक्शन 15 में कुछ क्या है, टाइम बताया गया है, तब तक पेमेंट करनी है, क्योंकि छोटी एंटरप्राइज है, इनको टाइम पे पैसे मिलने चाहिए, गरीब लोग हैं मारे जाएंगे। कहता इसलिए कोई एग्रीमेंट हुआ होगा किसके बीच में, असेसी एंड MS सप्लायर, M फॉर माइक्रो स्मॉल सप्लायर। कहता अगर एग्रीमेंट किस में हुआ, राइटिंग में, तो टाइम कितना होगा, जो भी एग्रीमेंट किया होगा, लेकिन और व्हाट, विच एवर इज व्हाट, तो मैक्सिमम क्या सीखा, 45 दिन में पेमेंट करनी, कोई ITR UTR नहीं है, जिस दिन माल खरीदा, अगर राइटिंग में एग्रीमेंट है। सर अगर राइटिंग में नहीं है, नॉट इन राइटिंग, ध्यान रखना वर्ड है नॉट इन राइटिंग, भाई राइटिंग में नहीं है तो मैक्सिमम कितने दिन, 15 दिन,
15 दिन, लेकिन सर कहां से स्टार्ट होंगे? नेचुरल, जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस कर ली, क्या गुड्स या सर्विसेज, द वर्ड इज गुड्स और सर्विसेज, 15 दिन में पेमेंट करनी है, तो ही आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन। मतलब ध्यान रखें, इसमें क्या नहीं है? आईटीआर नहीं है। हर तरह की चीज आपके लिए मैंने सारे सेफ गार्ड लगा के दे रखे हैं, देखो। और ये नोट्स इस तरह के जब बनाते हैं, इसे ऑडिट की भाषा में ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि यार कोई भी चीज खराब ना हो, इधर से इधर हार्मोनाइज होता जाए। अब सर माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो का मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट करी है प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में अप टू कितनी? 2.5 करोड़, लेकिन साथ में एक और कंडीशन है, एंड टर्नओवर कितनी? 10 करोड़। और स्मॉल में क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई किया 25 करोड़ हो गया, और टर्नओवर क्या होगी? तो सिंपल फार्मूला है माइक्रो और स्मॉल का रिलेशन, 10 से मल्टीप्लाई करो। आपने सीख लिया 2.5 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, एंड टर्नओवर में कितना? 10 करोड़। एक और सेक्शन 43 में 43 का सी का ए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। भाई साहब इसे आप कहां पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 50 का सी, लेटर ऑन। नेचुरल है कहां? कैपिटल गेन हेड में। क्लियर है? वहां के इसको लिंक करेंगे। अब बिजनेस इनकम निकालनी कैसे है? यहां तक आपका सेकंड स्टेप आ गया है। अब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसके बाद एक ही सेक्शन बचेगा 44, जो कि मैंने कहा था थर्ड स्टेप आ जाएगा। कौन सी बुक्स बनानी है, थोड़ा थ्योरेटिकल कह लो। और नंबर 2 कुछ पीटीएस, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम या एस्टिमेटेड इनकम, वो एक तीसरा हिस्सा आएगा। आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। आपने बिजनेस इनकम कैसे निकालनी है, ध्यान से समझना। मान लो आपको P&L अकाउंट दे रखा है, क्या दे रखा? वो तो गलत दे रखा होगा, उसे ठीक करना है। तो इसे यूं कह लो बैक गियर में जाना है, या यूं कह लो इनडायरेक्ट मेथड, जैसे कैश फ्लो में कहते हो ना आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले उठा लो नेट प्रॉफिट एज पर व्हाट? P&L, उसको ठीक करना है। तो उसमें ऐड क्या करो? जो एक्सपेंसेस आपने क्या कर रखे हैं? डेबिट कर रखे हैं, लेकिन वो क्या नहीं है? अलाउड नहीं है, मतलब डिसअलाउड है। डिसअलाउड है तो आपने तो डाल रखे हैं, ऐड करो। ऐसे ही इनकम जो है लेकिन आपने क्या नहीं कर रखी, तो ऐड करोगे आप। डिडक्ट क्या करोगे? एक्सपेंसेस अलाउड है लेकिन क्या नहीं किया आपने? नॉट अडेप्टेड, तो वो तो अलाउड है तो माइनस करो। ऐसे ही इनकम्स क्रेडिटेड है बट क्या नहीं है? टैक्सेबल नहीं है इस साइड में। जैसे इंटरेस्ट मिला, इस साइड की थोड़े अदर सोर्सेज की, तो माइनस ही करोगे। इनकम्स क्रेडिटेड है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, तो आपने P&L में क्रेडिट दिखा रखा है, बट वो तो क्या है? तो क्या करोगे? माइनस करोगे। बैलेंस क्या आ गया? PGBP। ये था सेकंड स्टेप। लेकिन यहां आपको क्वेश्चन करने क्या है? जरूरी होते हैं, और नहीं करोगे बेटा जी फिर कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। जैसे हल्का सा जैसे क्वेश्चन देखो, देख रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड P&L दे रखा है, ठीक है। वो जीपी जूपी भी निकाल के दे रखा है, एंड में क्या दे रखा है, यहां से ये उठाओगे आप नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन करने का हमेशा एक सलीका लेके चलो। पहले आप इसी को देखो सीधा सीधा, भाई ओपनिंग स्टॉक है ओके है, परचेज ओके है, मैन्युफैक्चरिंग ओके है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, नॉर्मल बिजनेस का खर्चा हो गया, जो सीधा सीधा ओके दिख रहा है एक बार उसको देखो। लेकिन ध्यान से देखो यहां क्या लगी, तो हमने कहा था पेनल्टी हमेशा क्या होती है? डिसअलाउड। मतलब पहले सीधी सीधी एड में जीएसटी ओके है, जनरल एक्सपेंस ओके है, इंटरेस्ट टू बैंक, लेकिन ऑन मशीनरी टर्म लोन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। लेकिन वो 43B वो सब कहां से पता चलेगा? नीचे वाली एडजस्टमेंट से। क्रेडिट साइड आ जाओ, क्रेडिट साइड यहां तक सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब ओके तुम्हें दिख ही रहा। अरे डिविडेंड तो इस साइड की नहीं आई, क्या करोगे? माइनस करोगे। अरे ये एग्जम्प्टेड होगी, क्या करोगे? माइनस करोगे। अब पढ़ने का तरीका ये होता है, नीचे आओ, आप पहली में देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जो ऊपर थे भी ना एडमिनिस्ट्रेटिव, ये देखो इस पन्ने पे था ना ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या कहता है कि भाई साहब उसके अंदर 46,000 का क्या दिया है? कमीशन। किसको दिया? टू द ब्रदर, भाई को। रिलेटिव आ गया, अरे रिलेटिव आ गया, क्या लग गया? 40 का 1 का 2 लग गया। और कमीशन का मार्केट रेट कितना है? 36। फेयर मार्केट वैल्यू अलाउड थी, आपने डाला 46, तो कितनी डिडक्शन ज्यादा लेके बैठे? 10,000। 10,000 क्या करो? एड बैक। अब मैं पूरा क्वेश्चन कराऊं या यहीं पे रहने दूं? यहीं पे रहने दूं? श्योर है? मतलब एक एक, और फिर क्वेश्चन करने के बाद आपको हर चीज के साथ में क्या लिख के देने होते हैं? वर्किंग नोट, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा आगे देख लो, 33,000 कैश दिए, किसको? ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। तो 35,000 की लिमिट थी, तो इसमें तो कोई रोले वाली बात नहीं है। मोटा मोटा 4,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी है स्टाफ को थ्रू आउट द ईयर, एंड दिस हैज नॉट बीन व्हाट? नहीं किया तो डिडक्शन मिलेगी, माइनस करो। अरे गॉट और नॉट? पक्का है? कर लेंगे सारे ऐसे इंटरेस्ट के पॉइंट। मतलब आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब है आज आप सारे बड़े क्वेश्चन क्या कर सकते हो? कर सकते हो, और आपको करने
चाहिए। ऑन दिस नोट मैं आज का लेक्चर समाप्त करूंगा और एक तीसरा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा ही बचेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा तीसरे हिस्से में क्या आ जाएगा, सेक्शन 44 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहां 44 देख रहे हो, कौन सी बुक्स बनानी है, देन आगे क्या देखोगे, ऑडिट कब करवाना है 44 AB में, देन आगे आपके प्रेजेंटिव के 44 का AD, ADA एंड AE वाला। तो ये तीसरा भाग रहेगा। इसके क्वेश्चन भी क्या रहेंगे, थोड़े डिफरेंट अंदाज, 3 पार्ट्स में कीजिए एंड दिस इज डन। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप, विश यू द बेस्ट, थैंक यू।